ऑफ टुडेज स्पेशल लाइव सेशन इज के हम CSS 2023 के तमाम पेपर्स की जरा इन डेप्थ तरीके से डिस्कशन कर सकें। सो बेसिकली CSS 2023 के पेपर्स के अंदर स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली कुछ अनकन्वेंशनल चीजें देखने को मिली। इन अनकन्वेंशनल चीजों के अंदर सबसे पहली मुश्किल जो चीज थी वो इंग्लिश एस्से था, और डेफिनेटली ऑप्शनल्स के अंदर भी स्टूडेंट्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सो पेपर्स को देखने के बाद वी थॉट के लेट इट सिंक इन फर्स्ट, उसके बाद क्यों ना हम हर एक पेपर को इन डिटेल डायसेक्शन करें, ताकि दोबारा जिन्होंने CSS 2024 या ऑनवर्ड्स की अटेम्प्ट्स देनी है वो एक फोकस्ड तरीके से एग्जामिनर की स्ट्रैटेजी और साइकी को समझ सकें। बिकॉज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट इज दिस कि FPSC को या CSS को और सिमिलरली PMS को क्रैक करना इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रैटेजी एंड द साइकी ऑफ द एग्जामिनर। अगर आपने अपने एग्जामिनर की साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को और उसके इस एग्जाम को लेने की तमाम वजह रैशनल को और आपसे की गई डिमांड्स और प्रीरेक्विजिट्स को समझ लिया, तो आपकी प्रेपरेशन सारी की सारी बिल्कुल सही डायरेक्शन में अभी से आ जाएगी। तो इस सेशन को एंड तक देखिएगा और तमाम पेपर्स को जरा इन डेप्थ तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप लोग जो CSS 2024 या PMS 2022 के लिए अपीयर होने लगे हैं, आपकी डायरेक्शन अभी से मिसगाइडेड ना रहे। सो मेरे साथ सर मौजम लोधी हैं, वो अपने सब्जेक्ट्स के बारे में और चीफली करंट और पाक अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट इंग्लिश एस्से एंड इंग्लिश प्रेसी एंड देन द ऑप्शनल्स दैट आई एम डीलिंग विद। सो हम सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टार्ट ही इंग्लिश एस्से से कर लेते हैं, जो कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा नाइटमेयर्स दिए थे, और इस हद तक नाइटमेयर्स दिए थे कि इनफैक्ट बहुत सारे लोग एस्से के बाद प्रेसी का पेपर छोड़ के ही हमारी एकेडमी में खड़े हुए थे कि हमें मैम से मिलना है और पेपर को डिस्कस करना है कि अब करना क्या था इसमें एक्चुअली। सो एक चीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा, पिछले 2 साल से CEPI के अंदर मैं ये बात कर रही हूँ कि एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव और FPSC की स्ट्रैटेजी, इनफैक्ट प्रोविंशियल बोर्ड्स की भी स्ट्रैटेजी अब इवॉल्व कर रही है। आप अगर इवन UPSC के या IAS के पेपर्स को भी देखते हैं तो उनके अंदर भी एस्से के अंदर मोस्टली आपके लिटरेरी या एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स आते हैं। इनको देने का मकसद क्या होता है कि जो आपके अंदर एस्पायरेंट्स हैं जो कि इतनी बड़ी सीट के लिए जा रहे हैं, उनकी रॉ थिंकिंग की कैपेबिलिटी को, उनकी एनालिसिस की कैपेबिलिटी को और उनकी रॉ और ऑर्गेनिक फॉर्म में जो उन्होंने जितना भी मटेरियल पूरे साल में रीड किया है और इनटेक किया है, ना कि रट्टा लगाया है, उसको टेस्ट किया जाए। और सेकेंडली आपकी जो राइटिंग की कैपेबिलिटी है उसको भी एडिक्वेटली टेस्ट किया जाए, क्योंकि बहुत सालों से स्टूडेंट्स ये चीज़ होती आ रही है कि इंस्टीट्यूट्स के अंदर टीचर्स 12 से 14 थीम स्टूडेंट्स को रटवा देते हैं। इनफैक्ट मुझे अपने इवैल्यूएशन के स्टूडेंट्स में देख के बहुत हैरत भी हुई कि कुछ स्टूडेंट्स जो किसी और इंस्ट्रक्टर से पढ़ के आए थे, दे हैड बीन एडवाइज्ड कि आप पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ भी कहीं से किसी एडिटोरियल को रट्टा लगा लिया करें तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, विच इज बेसिकली अ वेरी फॉल्स स्ट्रैटेजी। उसकी वजह यह है कि कभी भी आप रट्टा लगा के एसेज नहीं करते। एसे राइटिंग करवाने का मकसद ये है कि आपकी लिखाई आपकी जबान में आपके सोचने के प्रोसेस को एनालाइज किया जा सके। अगर आप किसी भी पॉइंट पे अपनी रॉ थिंकिंग को और अपनी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे तो एग्जामिनर वहीं डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ पे कुछ छुपाया जा रहा है और वहीं से आपके मार्क्स की डिडक्शन शुरू हो जाएगी। तो कभी भी ये गलती नहीं करनी। दूसरी चीज जो हम बहुत सालों से 2 सालों से इस बात के बारे में एडवाइस कर रहे थे वो ये था कि प्लीज लिटरेरी एसेज या एब्स्ट्रैक्ट एसेज को लिखने की तैयारी शुरू करें। ये थीम बेस्ड एसे नाम की कोई चीज नहीं होती। आप ग्लोबलाइजेशन पे एक एसे प्रिपेयर कर लें, एक आप डेमोक्रेसी प्रिपेयर कर लें, एक जो है आप इकोनॉमी प्रिपेयर कर लें, फॉरेन पॉलिसी कर लें। दिस इज नॉट हाउ द कंपेटिटिव एग्जाम्स वर्क एनी मोर। ओके, हमें ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि नॉलेज आप होलिस्टिकली तमाम लेते हैं, तमाम एरियाज के बारे में और डोमेन्स के बारे में लेते हैं। उसके अलावा आप एस्से प्रेसी के अलावा भी CSS के अंदर 10 कोर सब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं और स्टडी करते हैं। यही आपका कोर स्टडी मटेरियल है, वट एवर यू आर फाइंडिंग एंड एसिमिलेटिंग ड्यूरिंग द होल जर्नी ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम्स। उसको लिखने का, खुद से प्रेजेंट करने का अपने अल्फाज में, वो फन सीखना बहुत जरूरी है। और एब्स्ट्रैक्ट एस्से इज ऑल अबाउट दिस। कभी भी इस फैलेसी में मत पड़िएगा
कि लिटरेरी एसे का ये मतलब है कि लिटरेचर लिख के दिखाएं, या कोई कोटेशन बेस्ड एसे है तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये कोटेशन वोल्टायर की थी या शेक्सपियर की थी, किस डायलॉग के अंदर लिखी गई थी, किस बुक में, ये किस कैरेक्टर ने लिखी थी. नो, दैट इज नॉट व्हाट दिस इज अबाउट. ये एसेज वो नहीं है जो सिर्फ लिटरेचर का स्टूडेंट अटेम्प्ट करेगा. ये वो एसेज हैं जो मैं, आप और हम जैसे तमाम कॉमन और अनकॉमन पीपल इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. मैं आपको मिसालों के जरिए ये बात समझाने की कोशिश करती हूँ. अब जैसे कि CSS 2023 के इस एग्जाम के अंदर इंग्लिश एसे के पेपर के अंदर एक टॉपिक था जो टॉपिक नंबर 10 था, बॉयज विल बी बॉयज. इस टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया एंड इट वाज रेजिंग ऑन ट्विटर एवरीवेयर कि ये क्या फनी टॉपिक है, या क्या कमीशन वालों ने हैव दे बीन फूलिंग अस, या क्या. द थिंग इज, हमें एक चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. हमारे यहाँ एक गलत ट्रेंड है कि हम हर चीज को पहले मीम्स में लेना शुरू कर देते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनीथिंग सीरियसली. ये पाकिस्तानी कौम की सबसे बड़ी खासियत भी है और खामी भी है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए हमारा फोकस सारा मीम्स पे होता है. बट यहाँ पे थोड़ा सा फोकस डाइवर्ट करके हमें आगे की स्ट्रैटेजी प्लान करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ये बॉयज विल बी बॉयज क्या है. ठीक है, हमेशा लिटरेरी एसेज को या एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स को पढ़ के अंडरस्टैंड करें कि उसकी कोर टॉपिक क्या है. रीड बिटवीन द लाइन्स. सिर्फ 2-4 अल्फाज से उसका लिटरल मीनिंग नहीं निकालते, आप उसका मेटाफोरिकली इन डेप्थ मीनिंग निकालते हैं. आपको क्या समझ आती है बॉयज विल बी बॉयज से कि कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको कहते हैं कि एक इंटरनलाइज्ड पेट्रियार्की का कॉन्सेप्ट होता है. क्या मतलब होता है कि हम, हाँ औरतें भी हैं, हमारे अंदर एक कॉन्सेप्ट पेट्रियार्की का इंटरनलाइज्ड है कि मर्दों की सुप्रेमेसी है और औरतों को एक सर्टेन वे में एक्ट करना चाहिए. विच इज वाई हम ये नोटिस करते हैं कि हमारे भी माशरे में सबसे ज्यादा खवातीन ही हैं जो दूसरी खवातीन पर तनकीद करती हैं. ठीक है, जबकि मर्दों को कुछ भी करने दिया जाता है इस जवाज के ऊपर के वो मर्द हैं. ठीक है, जबकि औरतों के लिए इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, इवन उस फील्ड में भी जिसमें आप जाने वाले हैं एस्पायरेंट्स, हर फील्ड में कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं, हर फील्ड में कुछ डिमांड्स हैं. सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट ये भी एग्जिस्ट करता है जिसको आप जार्गन में, प्योर जार्गन में पेट्रियार्कल बार्गेन का नाम देते हैं. पेट्रियार्कल बार्गेन क्या होता है कि फॉर इंस्टेंस आज के दिन अगर मैं किसी फॉर्म में पेट्रियार्कल ऑपरेशन को बीइंग अ वुमेन ले रही हूं, तो कल को व्हेन आई एम अ वुमेन इन अ सुपीरियर पोजीशन देन आई विल एक्सपेक्ट सम रिटर्न फॉर दैट सैक्रिफाइस. और रिटर्न क्या होगा कि इन द पोजीशन ऑफ पावर देन आई विल बी basically implementing those patriarchal norms and oppressions over the other people. ठीक है, ये बार्गेन क्या है कि जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है पेट्रियार्की की वजह से, खा वो मर्द हैं या औरतें हैं. क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि men themselves are also a victim of the patriarchy. ये कॉन्सेप्ट हैं, these are not my points of views. मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ. कोर सब्जेक्ट ये जेंडर से रिलेटेड है. ठीक है, ये जो टॉपिक है, तो ये बार्गेन आपसे क्या कहता है कि जब आप एक फर्द माशरे का इस पेट्रियार्की की वजह से जुल्म का विक्टिम बनता है, तो अगले दिन वो उस जुल्म को ट्रांसफॉर्म करके दूसरों के ऊपर इंप्लीमेंट करवाता है. ठीक है, और ये बार्गेन चलता रहता है, ये डील है जुल्म की, एक्सचेंज की. ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस कि जार्गन्स की फॉर्म में बात करें और आइडिया को अंडरस्टैंड करें कि विमेन आर ऑप्रेस्ड, क्योंकि उनको नहीं कहा जाता कि गर्ल्स विल बी गर्ल्स, तो वो कुछ भी कर सकती हैं. बट मेन when they commit the crimes, when they do something off, when they do something offensive, तो उनको ये करने दिया जाता है. इसको कुदरती तौर पे समझा जाता है कि ये मर्दाना फितरत है कि वो गलती करेंगे या गुनाह करेंगे या क्राइम्स करेंगे. इफ आई एक्चुअली, इसको प्लीज डिस्कनेक्ट कर दें. इफ आई एक्चुअली हैव टू ब्रेक इट डाउन, तो बॉयज विल बी बॉयज के नाम की एक किताब है बाय द ऑथर क्लेमेंटीन फोर्ड. सो क्लेमेंटीन फोर्ड कौन है? शी इज अ फेमस ऑथर जो कि जेंडर के इश्यूज पे लिखती हैं, जिसमें पावर का अब्यूज, पेट्रियार्की, रेप कल्चर, ऐसी चीजों की बात होती है. सो दिस इज व्हाट दिस एसे इज ऑल अबाउट. ये कोई मीनिंगलेस एसे नहीं है. प्लीज टर्न इट ऑफ. मुझे अगर इसके बारे में मजीद डिटेल में बात करनी हो तो हम अगर एक और टॉपिक ले लेते हैं, जैसे कि नॉट ऑल रिसाइकल्ड. इसको उठा के प्लीज टर्न इट ऑफ. जैसे कि एक टॉपिक है कि नॉट ऑल रिसाइकल्ड प्रोजेक्ट्स आर कॉस्ट इफेक्टिव.
इस टॉपिक के अंदर बेसिकली बात क्या की जा रही है, इसका कोर सब्जेक्ट इज द इन्वायरमेंटल साइंसेस। ठीक है, हम बात ये कर रहे हैं कि किस तरह से आपको कॉस्ट इफेक्टिव तरीकों से चीज़ों को ले जाना पड़ता है, सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, आप अगर एक टॉपिक की बात करते हैं, टॉपिक नंबर 1 है इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज लाइक एनग्रेविंग इन स्टोन। ठीक है, अंडरस्टैंड करें तो इसके अंदर क्या बात हो रही है कि जो इंसान को, जो एक बच्चे को बचपन में लड़कपन में सिखा दिया जाता है वो पत्थर पे लकीर की मानंद होता है। क्या मतलब है कि द गुड चाइल्डहुड एजुकेशन इज क्रूशियल टू द ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ले जाएं, एक चाइल्ड की अच्छी एजुकेशन होगी तो एक नेशन को कैसे इम्पैक्ट करेगी। नंबर 2 पॉइंट ले लें तो आपकी चाइल्डहुड के अंदर किस लैंग्वेज, किस मीडियम में इंस्ट्रक्शन होती है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। सो हम द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ कॉलोनियल एरा, हम ऐसे लिंग्विस्टिक अपार्थाइड का शिकार हैं जहां ना हम उर्दू के अंदर टोटली फिट होते हैं, ना हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, ना हमें अंग्रेजी लिखनी आती है, ना उर्दू लिखनी आती है। ठीक है, तीसरे किसी और ब्रॉडर पॉइंट की तरफ ले जाएं तो हमारे यहाँ 5 साल की उम्र तक कोई स्टेम साइंसेज नहीं सिखाई जाती, जबकि चाइना में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में स्टेम साइंसेज और आईटी एजुकेशन का बचपन से ही बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रखा जाता है। राइट, सो वही ट्रेडिशन हम देखते हैं कि कैरी ऑन होके ऑन द मैग्निफाइड स्केल नेशंस के लेवल पर नजर आता है। और हमारी नेशन में क्या होता है कि सिंस चाइल्डहुड में ही 22 मिलियन जो चिल्ड्रन आपके वैसे स्कूल से ड्रॉप आउट हैं, तो आपकी नेशन का जो बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं, अब उसमें भी देयर इज बेसिकली अगेन उसमें अपार्थाइड हुआ है, उसमें क्लास सिस्टम है। बहुत सारे लोग ओए लेवल्स के सिर्फ 10% है, बाकी बिलो के जो 70% है वो किसी सर्टेन मीडियम का शिकार होते हैं। इतने सारे आपके जो हेट्रोजेनस ग्रुप्स बने हुए हैं, तो यू कैन सी कि उनकी इंस्ट्रक्शन इन यूथ का मैक्रो लेवल के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। आज आपकी सोसाइटी पोलराइजेशन का शिकार है, आज आपकी होमोजेनिटी नजर नहीं आती। आप जिस भी फील्ड को ले लेते हैं आपके पास इंटेंस पोलराइजेशन नजर आती है। ठीक है, सेकेंडली आप आईटी के बिग प्रोड्यूसर्स नहीं हैं, आपके ग्रेजुएट स्टेम साइंसेस तो क्या अपनी ग्रेजुएशन के बारे में भी नहीं जानते। हम एम्प्लॉयबल नहीं हैं, हम डिग्री होल्डर जरूर हैं। ठीक है, और अगेन हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट का इशू नहीं है, अनएम्प्लॉयबिलिटी का इशू है। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम एम्प्लॉयबल नहीं हैं। सो आई कैन गो ऑन टॉकिंग अबाउट दिस इन मच डिटेल। इन तमाम एसेज को, और मोस्टली इनमें से जो हमारे ज़्यादा टारगेटेड एसेज हैं, इनके बारे में हम अपनी लिटरेरी एसेज की एक वर्कशॉप कर रहे हैं 14 to 17 मार्च तक, उसमें भी बात करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो हमारे इंग्लिश एसे के बैचेस चल रहे हैं, जो रेगुलर बैचेस हैं या हमारे मेंटोरशिप के प्रोग्राम्स हैं, हम उनमें बात ही इस तरह से करते हैं। हमारा काम क्या होता है कि आपके साथ मैक्सिमम इंटरेक्शन हो, बैक एंड फोर्थ एक्सचेंज हो हमारी बातों की, ताकि मैं आपसे सोचना और लिखवाना सिखाऊं। Because I for one can keep on talking about anything for as long as I may like, लेकिन आप लिखना कैसे सीखेंगे ये जरूरी है, क्योंकि पेपर में जाके इस तरह के अनसीन टॉपिक्स को टैकल करना, ये जिम्मेदारी आपके शोल्डर्स पर आएगी। ठीक है, हम थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं प्रेसी की तरफ। प्रेसी के अंदर हम ये देखते हैं कि एक ट्रेंड है जनरली कि जिस साल एस्से का पेपर टफ आता है उस साल प्रेसी का पेपर उतना टफ नहीं होता, एंड वाइस वर्सा। तो प्रेसी का पेपर इतना ज्यादा इस दफा इट वाज नॉट टफ। हाउएवर, एक चीज आपका टेक होम एनालिसिस है, वो ये है कि प्रेसी के पेपर के अंदर स्टूडेंट्स पूरा साल ये गलती करते हैं कि सिर्फ 20 नंबर की प्रेसी को ही तैयार करते रह जाते हैं, बाकी जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन का जो पेपर है वो आप प्रिपेयर ही नहीं करते। आप लोग सबसे ज्यादा फिर किन चीजों के विक्टिम्स बनते हैं? वोकैबुलरी के, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन और जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं, पेयर्स ऑफ वर्ड्स, इडियम्स। People usually don't pay a lot of attention to that, and that is what you need to think about. If you stay on the top of it, तो आप अपना जो प्रेसी को पास करने का एक क्राइटेरिया है उसको इजीली मैच कर सकते हैं। एंड ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आपके प्रेसी के पेपर में 20 नंबर की प्रेसी फेल हो जाए तो एग्जामिनर बाकी पेपर वैसे ही फेल कर देता है। नो, इट डजंट वर्क लाइक दिस। तो काम एक आपने ये करना है कि प्रेसी के तमाम कंपोनेंट्स की प्रैक्टिस आपने इक्वल वेटेज से लेनी है, और तमाम कंपोनेंट्स की प्रैक्टिस आपने सारा साल करनी है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि फलां दिन, फॉर एग्जांपल मई के 15 तारीख को मेरी प्रेसी बहुत अच्छी चेक हो गई है तो अब मैं सितंबर तक या अक्टूबर तक प्रेसी दोबारा अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा।
अगर आप ऐसा करेंगे तो यू विल रियलाइज कि 4-5 महीने में आपकी सारी स्किल विदर अवे हो गई है। ये एक स्किल बेस्ड काम है, प्रैक्टिस बेस्ड काम है। इसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में रखेंगे ये उतना ही आपकी निखर के आएगी, अदरवाइज आप इसको भूलना शुरू कर देंगे। सो दैट विल बी ऑल अबाउट इंग्लिश एस्से एंड इंग्लिश प्रेसी। हम करंट और पाक अफेयर्स के बारे में बात करते हैं अब, जिसके बारे में सर मौजम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट में बहुत सी बातें जो हैं वो अवेलेबल हैं इस वक्त एज फार एज पाकिस्तान अफेयर्स इज कंसर्न एंड करंट अफेयर्स का जो पेपर 2023 का आया उसके कंसर्न, और वो सारी की सारी बातें जो हैं वो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो समझ रहे हैं कि ये पेपर बहुत आसान था, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये पेपर बहुत मुश्किल था। दोनों पेपर्स में करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स की बात करता हूँ। मेरी नज़र के अंदर करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर ना मुश्किल थे ना आसान थे, ये एक्सपेक्टेड थे। और ये वो पेपर्स हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्राइमरीली एक्सपेक्टेड थे कि ये वाकई ही इस साल जो है वो आपके पास आएंगे। वो आसान था या मुश्किल था ये आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करते वक्त जरूर देखा होगा, लेकिन उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि वही क्वेश्चन थे जो एक्सपेक्टेड थे। और इसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि जनवरी के स्टार्ट के अंदर जो है वो मैंने एक करंट पाकिस्तान अफेयर्स की एक जो है वर्कशॉप जो है करवाई थी, जिसके अंदर हमने जो है डिस्कस किए थे इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स, और पास्ट पेपर्स की वर्कशॉप जो है वो मैंने अलहदा करवाई थी, जिसमें जो पास्ट पेपर्स आए हुए हैं उनको उनकी आउटलाइंस उनको सॉल्व किया था मैंने सारे का सारा। और दिस इज नॉट एग्जैजरेटेड, आप क्योंकि वो टॉपिक्स जो हैं वो ऑनलाइन हमारे फेसबुक पेज के ऊपर भी पड़े हुए हैं और उसके अलावा जो है वो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी पड़े हैं, आप उस पर देख सकते हैं कि वो जो वो टॉपिक्स थे जो अल्टीमेटली इसमें से काफी टॉपिक्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के पेपर के अंदर आए। क्यों आए उसकी रीजन बड़ी सिंपल सी है। उसकी रीजन सिंपल सी है कि मेरा अपना जाती ओपिनियन है कि करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर्स ये दो ऐसे पेपर्स हैं सीएसएस के अंदर जिनको आप बड़े आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस साल आपके पास क्या पेपर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यह बात बताता हूं, दिस इज नॉट जस्ट आई एम सेइंग दैट फॉर द फर्स्ट टाइम, मे बी आई एम सेइंग दैट फॉर अ मिलियंथ टाइम। One question that is compulsory in Pakistan affairs or current affairs, वो पाकिस्तान एंड इट्स नेबर्स। पाकिस्तान एंड इट्स नेबर्स को अगर आप सिर्फ कवर कर लें, यानी आपके पास 4 नेबर्स एग्जिस्ट करते हैं, उसमें इंडिया हो गया, उसमें आपके पास चाइना हो गया, उसमें अफगानिस्तान हो गया और उसमें ईरान हो गया। ये 4 अगर आप नेबर्स अपने कंप्लीट कर लें, इसमें से आप पेपर्स को, पास्ट पेपर्स के एनालिसिस को निकाल लीजिएगा, हर साल आपके पास कोई ना कोई एक सवाल पाकिस्तान एंड इट्स नेबर्स पर जरूर आएगा। अगर मैं इस साल की बात करूं और मैं क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं तो इस साल भी आपके पास जो है वो हमारे पास एक क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के पेपर के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर आया, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर एक इन डेप्थ एनालिसिस जो था वो प्रॉपर जो है वो मैंने उनको स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड किया, जिसमें उनको मैंने बताया था कि जिस तरह फेज 2 ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसके अंदर प्राइमरीली फोकस जो है वो आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर है, और किस तरह ये एक इकोनॉमिक बूम जो है पाकिस्तान के अंदर अल्टीमेटली जो आएगा, और इसके अंदर किस तरह स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, उसमें कैसे इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप हो रही हैं, कैसे पाकिस्तान जो है वो लिंक हो जाएगा बाकी तमाम कंट्रीज के साथ, प्राइमरीली उन कंट्रीज के साथ भी जहां जहां चाइना जो है इन्वेस्ट करता जो है वो नजर आ रहा है। एक सवाल पाकिस्तान इट्स नेबर्स पर जरूर आएगा। आप ये कोई इस साल की बात नहीं मैं कर रहा, आप पिछले 5 से 6 साल के पेपर्स निकाल कर देखें, आपको हर साल करंट पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर के अंदर एक ना एक सवाल पाकिस्तान एंड नेबर्स पर जरूर नजर आएगा। दूसरी डोमेन जो है मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं वो है पाकिस्तान एंड वर्ल्ड पावर्स। और जब मैं बात करता हूं पाकिस्तान एंड वर्ल्ड पावर्स पे, तो उसमें प्राइमरीली 2 वर्ल्ड पावर्स आपके पास एग्जिस्ट करती हैं, एक आपके पास रशिया, दूसरी आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स। क्योंकि अगर हम चाइना को काउंट करें वो तो हमारे पास वैसे ही नेबर के अंदर हम उसको कैलकुलेट जो है वो कर लेते हैं एट द एंड ऑफ द डे। और आप इस साल भी देखेंगे कि आपके पास पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर पाक अफेयर्स के अंदर एक जो है वो सवाल आपके पास आया था, जो क्वेश्चन नंबर 6 था, ज्वाइनिंग द यूएस लेड कोलिशन इन द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हैज मेनी शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म रिपरकशंस फॉर पाकिस्तान। एक ना एक सवाल जरूर आता है इस तरह की चीजों के ऊपर, इसको अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तीसरा सवाल जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव के अंदर सोच रहे हैं ना, इस चीज को जरा इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस करना है आपने, जो उस साल की हैपनिंग है। फॉर एग्जांपल आपने 2023 के पेपर दिए हैं, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि एटलीस्ट एक सवाल या 2 सवाल भी आ जाते हैं कभी कभार, लेकिन एटलीस्ट एक सवाल आपका सिर्फ उस साल की हैपनिंग में से आता है जिस साल के बाद आपने पेपर देना है। यानी अगर आपने 2023 में पेपर देना है तो 2022 की जो इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हैं उनके ऊपर एटलीस्ट आपके पास एक सवाल आएगा, कभी कभार 2 सवाल भी आपके पास जो है वो आ जाते हैं। और इनफैक्ट इस साल तो करंट पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर्स के अंदर, करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में
3 सवाल आपके इस साल की हैपनिंग्स के ऊपर आपके पास अल्टीमेटली आए हैं, क्योंकि एक जो सवाल आपके पास आया है वो तो यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर, रशिया यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर आपके पास आया है, जिसमें रशियन इन्वेजन टू यूक्रेन की बात है, जो कि फरवरी आपके पास 2022 के अंदर आपके पास हुई। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास वो यूएन की आपके पास क्लाइमेट समिट जो आपके पास कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 है, जो आपके पास शर्म शेख यानी इजिप्ट के अंदर हुई थी, उसके अंदर से आपके पास एक सवाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट जो है सवाल उसके अंदर आया। यानी ये 2 सवाल आपके तो करंट अफेयर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसके अलावा एक तीसरा सवाल भी आपके पास करंट अफेयर्स में इस साल की हैपनिंग में से आया है, और वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, क्योंकि आपके पास एक अर्थ समिट हुई थी 2022 के अंदर, जिसमें प्राइमरी फोकस जो था अर्थ समिट के अंदर उसमें ये चीज थी कि प्राइमरीली दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रही है, और उसके ऊपर पॉपुलेशन के ऊपर जो है प्राइमरीली फोकस जो था उनका एग्जिस्ट करता था, और उसी के ऊपर सवाल जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अल्टीमेटली क्वेश्चन आया हुआ है। सो मैं ये बार बार हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि अगर आपने जिस साल भी पेपर देना है, उस साल के इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके पास आ रहे हैं उनको आप प्लीज अंडरस्टैंड करें। आप उनको बड़े आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उस साल के इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपके पास क्या हैं। ये तो मैं इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं। अगर मैं लोकल पर्सपेक्टिव में बात करूं तो पिछले साल और इस साल के शुरू में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज नजर आ रही है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी, और पाकिस्तान की इकोनॉमी पे तो प्राइमरी क्वेश्चन आना ही आना था, और एक नहीं उसने 2 सवाल पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर अल्टीमेटली जो है वो दिए हुए। और इस चीज को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कि वो आपके पास जो है करंट अफेयर्स में भी आपके पास इकोनॉमी के ऊपर सवाल अल्टीमेटली जो आपके पास आया, और दूसरी तरफ उसने पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर भी उसने सवाल जो है वो पूछा उसमें पाकिस्तानी इकोनॉमी के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करने वाला है कि आपके पास एक सवाल नेबर्स पे, एक सवाल वर्ल्ड पावर्स पे, कम से कम एक सवाल, अब तो इस साल तो 3 पूछ ली उसने, कम से कम एक सवाल आपके पास उस साल की हैपनिंग पे, जो उस साल की हैपनिंग आपके पास जो हुई है, इंपॉर्टेंट हैपनिंग जो 2022 की है। एक सवाल आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है जो पाकिस्तान के इंटरनल डोमेस्टिक जो आपके पास इश्यूज हैं उनके ऊपर सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास आता है। जो डोमेस्टिक इश्यूज की हम बात करते हैं तो डोमेस्टिक इश्यूज में कभी हम पॉलिटिकल इश्यूज की बात करते हैं, तो कभी हम इकोनॉमिक इश्यूज की बात करते हैं, तो कभी हम यूथ बल्ज की बात करते हैं, तो कभी हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो कभी हम वाटर स्कार्सिटी की बात करते हैं। तो ये वो क्वेश्चंस हैं, ये वो इश्यूज हैं जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं पाकिस्तान के, और इनको भी अगर आप कवर करें तो कम से कम एक सवाल जो है वो आपका इसमें से भी एट द एंड ऑफ द डे कवर होता जो है, एट द एंड ऑफ द डे आपको जो है वो नजर आएगा। ये तो 4 डायमेंशंस आपके पास, 3 डायमेंशंस हमने जो है वो अल्टीमेटली कवर की। चौथी डायमेंशन जो हमेशा मैं स्टूडेंट्स को करवाता हूं और उस पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस होता है, वो एक क्वेश्चन है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल एवोल्यूशन। और जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल एवोल्यूशन की, तो इसमें 2-3 तरीके से सवाल करता है। कभी वो पास पेपर्स में 18th अमेंडमेंट पे क्वेश्चन कर रहा है, कभी वो सेंटर प्रोविंस रिलेशन पे बात कर रहा है, कभी वो स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरेशन पे बात कर रहा है, और अभी तो इस साल उसने आपके पास जो है वो एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर जो उसने क्वेश्चन पूछा। कभी पास पेपर्स के अंदर वो आपके पास जुडिशियल एवोल्यूशन के ऊपर भी बात अल्टीमेटली जो वो करता नजर आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल या जो डेमोक्रेटिक आपके पास एवोल्यूशन है वो चीज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं जब अपनी क्लासेस जो है वो पढ़ाता हूं तो उसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ 19 जो है वो 47 ऑनवर्ड्स चीजों को कवर नहीं करता। मैं प्राइमरीली 1858 के जो एक्ट फॉर द बेटरमेंट एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को से स्टार्ट करता हूं, फिर 1861 का काउंसिल्स एक्ट आता है, फिर 92 का, फिर 1909 का, 1919 का, 1935 का ऑल इंडिया एक्ट आपके पास आता है, ताकि स्टूडेंट को पता चले कि किस तरह एक प्रॉपर पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन हुई है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। कि हम जो 1947 में जब पहुंचे थे और जिन्ना साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो क्रिएट की थी, तो एकदम ऐसा नहीं था कि जिन्ना साहब को रियलाइज हुआ कि चलो जी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत है। तो उसके लिए प्रॉपर जो एक आपके पास जो होमवर्क था और पुरानी जो हिस्ट्री थी पाकिस्तान की, वो एट द एंड ऑफ द डे जिन्ना साहब को भी पता थी और बाकी सबको पता थी, जिसकी बेसिस पे हमने फिर कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अल्टीमेटली जो है वो क्रिएट जो है वो किया था। मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टिप उन स्टूडेंट्स को जो है इंपॉर्टेंट जो है वो टिप जो है मैं देना चाहता हूं, वो तैयारी के लिए अगर आप लोगों ने तैयारी करनी है, 2024 के लिए तैयारी करनी है, इंपॉर्टेंट काम ये जरूर कीजिएगा कि इस साल भी जितने इंपॉर्टेंट समिट्स हो रहे हैं ना, उनको जरूर 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 देखिएगा। बेशक वो आपके पास जो है वो COP28 जो आपके पास अभी आने वाला है उसकी बात हो, या उसके अलावा कोई और आपके पास समिट्स जो आपके पास आए, उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि उस पर क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि मैंने अपने वर्कशॉप के अंदर भी स्टूडेंट्स को करवाई थी, वैसे भी जनरली मैं स्टूडेंट्स को करवाता हूं, और जो मेरी नजर के अंदर एक बहुत बड़ी गलती इंस्ट्रक्टर्स की भी कहीं ना कहीं है, लेकिन स्टूडेंट की भी कहीं ना कहीं गलती जो आती है, और वो ये सवाल, ये आइडिया है कि हमारे इंस्ट्रक्टर्स कहीं ना कहीं गलती ये कर देते हैं कि वो जब कोई टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं तो अल्टीमेटली वो स्टूडेंट को ये नहीं बताते कि अगर ये टॉपिक पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में आएगा तो इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, और अगर यही टॉपिक करंट अफेयर्स में आएगा तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है।
क्योंकि जब से 2016 से ऑनवर्ड्स, जब से आपका सिलेबस चेंज हुआ है पाकिस्तान अफेयर्स का, यानी ज्यादातर सवाल पोस्ट पार्टीशन आते हैं, तो हमने पोस्ट पार्टीशन को ज्यादा कवर करते हैं और प्री पार्टीशन को तो थोड़ा बहुत हमने जो अल्टीमेटली जो कवर करना जो है स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैं खुद भी प्री पार्टीशन कवर करवाता हूं, क्यों करवाता हूं मैं उसकी रीजन भी आपको बताऊंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है क्योंकि हम पोस्ट पार्टीशन ज्यादा कवर करते हैं एट द एंड ऑफ द डे, इसलिए बहुत से हमारे टॉपिक्स जो हैं, अगर आप करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस निकाल कर देखें, वो तकरीबन ओवरलैप कर रहे होते हैं, क्योंकि वही पॉलिटिकल इश्यूज हैं, वही आपके पास सोशल इश्यूज हैं, वही इकोनॉमिक इश्यूज हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आती है, हम टॉपिक तो पढ़ लेते हैं लेकिन हमें यह नहीं बताता कोई कि अगर ये पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में सवाल आया तो कैसे लिखेंगे और करंट अफेयर्स में आया तो कैसे लिखेंगे। मैं कम से कम 2 क्लासेस मेरी ऐसी होती हैं हमारी वर्कशॉप्स के अंदर और हमारे प्रॉपर सेशन के अंदर, जिसमें मैं डिफरेंशिएट करके बताता हूं स्टूडेंट्स को कि अगर ये पाकिस्तान अफेयर्स में सवाल आया तो ऐसे अटेम्प्ट होगा और यही सवाल करंट अफेयर्स में आया तो ऐसे अटेम्प्ट होगा। ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। और अगर इट्स नॉट जस्ट दैट कि आई एम टॉन्टिंग समवन या किसी स्टूडेंट को मैं बात कर रहा हूं, अगर आप लोग ने पेपर अटेम्प्ट किया है और आप लोगों ने 2023 की अटेम्प्ट दी है, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे है कि अगर करंट अफेयर्स का ये सवाल कि डिस्कस द प्रोजेक्ट idea of China-Pakistan economic corridor, which is the great leap forward of economic regionalization in globalized world, अगर यही सवाल पाकिस्तान अफेयर्स में आता तो आपकी आउटलाइन में क्या चेंज आता? अगर आपका ये करंट अफेयर्स का सवाल मैं पाकिस्तान अफेयर्स में दे देता तो आपकी आउटलाइन में क्या चेंज आता? अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं समझ आ रहा ना कि आपकी आउटलाइन में क्या चेंज आना था, तो दैट इज द प्रॉब्लम कि हमें पाकिस्तान अफेयर्स में नंबर नहीं आते। और आप देख लीजिए 2022 का रिजल्ट पाकिस्तान अफेयर्स का कि उसमें नंबर्स नहीं आए स्टूडेंट्स के। इसलिए नहीं आए क्योंकि वो पेपर अटेम्प्ट नहीं करना, उनको कोई करना सिखा रहा कि पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करता है। एक आखिरी टिप दूंगा पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर को अटेम्प्ट करने की, उसके बाद हम बाकी पेपर्स की तरफ जो अब जाएंगे। आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, अपने जो है वो इंपॉर्टेंट चीज जो है ये मैं आपको बताने लगा हूं। पाकिस्तान अफेयर्स के हर पेपर के अंदर कोशिश कीजिएगा हिस्टोरिकल एनालिसिस, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट या हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी का आइडिया जरूर आना चाहिए आपके पेपर के अंदर। क्यों आना चाहिए, इसकी बड़ी सिंपल सी आइडिया है। हम जब भी पाकिस्तान अफेयर्स की बात करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट हमें लगता है कि हम हिस्ट्री की बात करने लगे हैं, क्योंकि अगर आपने या मैंने पाकिस्तान अफेयर्स या मुताला पाकिस्तान पढ़ी है तो हमने मुताला पाकिस्तान 47 में जाके खत्म कर दी। बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान हिस्ट्री तो शुरू ही 47 में हुई, उससे पहले तो इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे थे, लेकिन हमने उसको कहा क्या, मुताला पाकिस्तान या पाकिस्तान स्टडीज या सोशल स्टडीज, जो भी पढ़ा जिसने भी। लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अब जब आपने पाकिस्तान अफेयर्स जब भी पढ़ी एज हिस्ट्री पढ़ा, तो आपका जो एग्जामिनर है ना, वो भी वही एग्जामिनर है उसी थॉट का कि जो पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में हिस्ट्री के एनालिसिस को देखेगा, अंडरस्टैंड करेगा। और अगर आपके पेपर के अंदर पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में हिस्ट्री पे बात ना हुई तो आपके पेपर के अंदर नंबर अल्टीमेटली नहीं आएंगे। तो हिस्टोरिकल आइडियाज जो है वो करने जो है बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। इसी पर एम्फेसिस जो है वो हमारा बहुत ज्यादा होता है। हमारा जो सेशन जो है 13 मार्च से जो हमारा सेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर हमने पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स के पेपर को सेपरेट करके जो है वो मैं आपको जो है पढ़ाऊंगा उसके अंदर। और इंशाल्लाह अगर कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कॉमन है दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर, यानी करंट और पाकिस्तान अफेयर्स में, उसमें ये जरूर बताया जाएगा कि अगर ये सवाल पाकिस्तान अफेयर में आया तो कैसे अटेम्प्ट होगा और करंट अफेयर्स में आया तो कैसे अटेम्प्ट होगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो अब हम मूव ऑन करते हैं। मैं एक चीज़ जस्ट टू गिव ऑल ऑफ यू अ रिमाइंडर मेंशन कर देती हूँ, और वो चीज़ ये है कि फॉर अस एज इंस्ट्रक्टर्स एज वेल हमें बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन की आदत है, तो अभी वाला सेशन इज़ गेटिंग अ बिट ड्राई, इसलिए हम इसको थोड़ा क्विकली वाइंड अप भी करना चाह रहे हैं। लेकिन आप सबके साथ एक्टिव इंटरेक्शन के लिए हमारा 10th को, आज 8th है, परसों के दिन जुम्मे वाले दिन 10th को 6 बजे एक सेमिनार है, डैट इज़ ऑन कैंपस। सो ऑन कैंपस आप लोग लाजमी आए, जरूर आए। वी वुड लाइक टू यू ऑल ऑफ यू टू टेक अ होल टूर एंड सी योर सेल्फ अराउंड एज वेल, मेक योर सेल्फ एट होम। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, हम उनके साथ भी विल एनकरेज ऑल ऑफ यू कि आप ज़रूर इस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करें, बिकॉज उसमें हमारे लिए आपके साथ इंटरेक्शन थोड़ा ज़्यादा ईजी है। सो अभी हम आपके अभी तक के जो सवाल आए हैं उनकी रोशनी में जवाब दे रहे हैं, लेकिन वी वुड ऑलवेज इनकरेज कि आप जब स्टूडेंट सामने फेस टू फेस बैठे होते हैं ना, तो बातचीत का भी एक मजा आता है, आपको भी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, हमारे लिए भी एक इट्स मोर गाइडेड कि अच्छा ये चीज पूछ रहे हैं या ये चीज बताने वाली है। सो मेक श्योर कि 10th मार्च को यू शुड ऑल बी हियर। और अगर इसके बारे में आपको कोई एड्रेस, पिन लोकेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो या आपने उसके लिए रजिस्टर करना हो, तो आप व्हाट्सएप पे हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर है उस पर रब्ता कर सकते हैं। मूविंग ऑन, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई थी प्रेसी के बारे में। जब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं ना, तो और जब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिस को आपने ऑल ईयर राउंड कैरी ऑन करना है, तो देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट मस्ट बी केप्ट इन माइंड कि ट्राई टू फैसिलिटेट योरसेल्फ जितना आप कर सकें। उसमें एक चीज़ आपकी है कि आप वोकैबुलरी के लिए फैक्ट बुक बनाते रहा करें।
और इस तरह की चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए CEPI की जो बुक शॉप है, यहाँ पर देयर आर मेनी टूल्स लाइक दिस. फॉर इंस्टेंस यहाँ पर एक प्रेस्टी एंड कॉम्पोजिशन की एक वर्क बुक है. सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज दिस कि आपके पास 1970 से लेके 2023 तक के सारे प्रेस्टी के पैसेजेस हैं, गिवन हैं, और नीचे उनको सॉल्व करने के लिए स्पेस दी गई है. उसके अलावा आपके पास वोकैबुलरी के लिए भी वर्ड्स और मीनिंग्स के सेक्शन बनाए गए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस फैसिलिटेट हो सके. उसके अलावा सिंस वी हैव एम्ड टू बी अ स्टूडेंट सेंट्रिक प्लेटफॉर्म, तो बुक शॉप के ऊपर आपको बहुत सारी बुक्स, बल्कि जितनी भी रिकमेंडेड बुक्स हैं CSS की, हम उन्हें एक सब्सिडाइज्ड रेट पर आपके लिए ऑफर कर रहे हैं. उसके लिए यू कैन कम एंड ड्रॉप बाय द कैंपस एट एनी टाइम. आप बुक शॉप पर आइए, आपके पास जितनी बुक्स आपको चाहिए वो अवेलेबल होंगी एट अ वेरी सब्सिडाइज्ड कॉस्ट. और जो डिस्टेंट लर्नर्स हैं वो ये कर सकते हैं कि अगर वो लाहौर नहीं आ सकते, हमारा कैंपस MM आलम पे है गुलबर्ग में, अगर आप नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन भी अपने ऑर्डर्स को प्लेस करवा सकते हैं और हम आपको तमाम बुक्स जो हैं वो कोरियर कर देंगे. उसके अलावा रिकमेंडेड बुक्स जो होती हैं, अब उनके अंदर स्टूडेंट्स का बड़ा सवाल आता है कि इतनी सारी 60-70 रिकमेंडेड बुक्स हैं, तो अब इसमें से कितनों को पढ़ना है और कितनों को नहीं पढ़ना. तो उसके लिए भी आई हैव मेड अ सेपरेट लिस्ट जो मैंने खुद से क्यूरेट की है कि अच्छा करंट अफेयर्स है, उसकी 60-70 रिकमेंडेड बुक्स अगर आ गई हैं तो चॉम्स्की की इस बुक में से सिर्फ ये वाली थीम वाला चैप्टर करना है. ठीक है, वाई नेशंस फेल है तो उसको कैसे समराइज फॉर्म में आपने उस बुक का कौन सा चैप्टर पढ़ लेना है जो आपके CSS में रेलिवेंट होगा. बिकॉज याद रखिएगा, बुक्स को आप इनडेफिनेटली पढ़ना शुरू हो गए ना तो फिर CSS नहीं होगा. CSS और PMS एक टारगेटेड स्टडी का नाम है, एक स्मार्ट वर्क का नाम है. ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी की बुक है तो उसमें से कौन सा पर्टिकुलर एक चैप्टर अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए इट विल बी सफिशिएंट. और देन देयर आर सम अ फ्यू बुक्स, कौन सी वो बुक्स हैं जिनको आपको पूरा इन डिटेल पढ़ लेना चाहिए ताकि आपका सारा का सारा एनालिसिस होलिस्टिकली हो जाए. वो सारी की सारी लिस्ट कंपाइल्ड है, वो हमारी बुक शॉप पे पड़ी हुई है, आप उसे बुक शॉप से ले सकते हैं. ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके WhatsApp नंबर के थ्रू भी वो लिस्ट हासिल कर सकते हैं. सो उस लिस्ट का आपको फायदा ये हो जाएगा कि आपके पास बेस्ट पॉसिबल सक्सिंक्ट मैनर में एनालिसिस आ जाएगा और आपको तमाम की तमाम बुक्स भी नहीं पढ़नी पड़ेंगी. सो इस तरह की और भी बहुत सारी फ्री में भी बुक्स हमारे पास दस्तियाब हैं. अगर आप रेगुलरली सेशन में एनरोल होते हैं तो यू कैन ऑलवेज अवेल दैट. उसके अलावा लाइब्रेरी भी फ्री है जिन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे पास रेगुलर स्टूडेंट्स हैं. सो मूविंग ऑन, हम इस्लामिक स्टडीज़ के ऊपर आते हैं. अब इस्लामिक स्टडीज़ में भी हम बहुत अरसे से ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि अब आपसे नहीं पूछा जाएगा कि नमाज क्या है, हज क्या है, इज्तिहाद क्या है. ठीक है, अब आपके पास थोड़े से कंटेम्प्रेरी लेंस और कंटेम्प्रेरी एंगल के साथ पेपर्स आते हैं. बिल्कुल इसी तरह के पेपर्स मैंने इस्लामिक स्टडीज़ के फाइनल मॉक्स के लिए भी बनाए थे और स्टूडेंट्स को वार्न करके भेजा था कि आपके पास बात, वो सवाल वही पूछेगा, सिर्फ वो चाहेगा कि उसका थोड़ा कोरिलेशन हो जाए हालात हाजरा के साथ. सिर्फ यही एनालिसिस है कि आप एक चीज़ जो पढ़ते हैं इस्लामियात में या किसी भी सब्जेक्ट में, उसकी अपनी दुनिया पे अप्लाई करके मिसाल या एग्जाम्पल निकालना सीखें. एनालिसिस और कुछ भी नहीं होता. एनालिसिस इज ऑल अबाउट दिस कि जो आपका कोर थ्योरेटिकल नॉलेज है ना, उसको प्रैक्टिकल पे इम्प्लीमेंट कर दें. जो प्रैक्टिस है उसको किसी थ्योरी से कोरिलेट कर लें. दैट इज ऑल दैट देयर इज. सो इसके अंदर जैसे कि कुछ सवालात हैं कि द चार्टर ऑफ मदीना एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये सवाल हमने अपनी अगेन जो कंपल्सरीज के रिलेटेड वर्कशॉप हुई थी आखिरी दिनों में, उनमें भी डिस्कस किया था और एक प्रॉपर टाइमलाइन बनाई थी कि किस तरह से आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशंस इवॉल्व हुए एंड हाउ चार्टर ऑफ मदीना वाज द फर्स्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट, नॉट द मैग्ना कार्टा एज इट इज पॉपुलरली बिलीव्ड. इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास नजर आ रहा है कि एलैबोरेट द राइट्स ऑफ डॉटर्स ग्रांटेड बाय इस्लाम एंड हाउ आर दीज डिनाइड बाय मुस्लिम्स इन द कंटेम्प्रेरी एरा. आपसे पूछा वही सवाल जा रहा है कि इस्लाम में हकूक़ निस्वां बयान करें या इस्लाम में औरतों के क्या हकूक़ हैं. कोर क्वेश्चन यही है. यू जस्ट हैव टू फ्रेम इट एंड शेप इट इन द मैनर जो कि क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है. और अगर आप उसको एग्जामिनर के सवाल करने के तरीके के हिसाब से मोल्ड नहीं करते, क्वेश्चन को आंसर करने के बजाय थीम को या टॉपिक को आंसर करने बैठ जाएंगे, ये आपकी गलती होगी. फिर अगर आप 12 सफ़े भी लिख के आएंगे तब भी इट विल नॉट बी रिकग्नाइज्ड कि आपके मार्क्स नहीं आएंगे. ठीक है, आपको करना सिर्फ ये होगा कि आप सबसे पहले ख़वातीन के, बेटियों के हकूक़ बताएंगे और फिर
कंटेम्प्रेरी एरा के अंदर उसकी एप्लीकेशन है, फिर उसका कोई सोल्यूशन है इस्लाम की रोशनी में। कभी भी इस्लामियात के पेपर के अंदर इस तरह नहीं करना कि आप अपने ख्यालात या अपने तसव्वुर से आइडियाज़ पिच करें। वॉट एवर आइडियाज़ यू आर पिचिंग, हर आइडिया को बैकअप करने के लिए कोई ना कोई आयत, कोई ना कोई हदीस, कोई ना कोई शरीयत का हुक्म आपके पास होना चाहिए, दलील का एलिमेंट पैदा करने के लिए। अगर आप इस तरह नहीं करते तो आप इस्लामियात के पेपर में इस्लामियात नहीं अटेम्प्ट करें, करंट अफेयर्स की बातें कर रहे हैं, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। अगर हमें जीएसए को डिस्कस करना हो तो जीएसए के अंदर अगेन, जैसा कि हमने मॉक में भी दे के टेस्ट किया था, ये चीज़ें कभी भी किसी टेक्स्ट बुक से नहीं आती। इस बारे में कभी भी इस फैलेसी में ना जाइएगा कि जीएसए की मैं एक सर्टेन टेक्स्ट बुक पढ़ लूँगा मार्केट से उठा के और जीएसए हो जाएगा। आप हमेशा जीएसए को प्रिपेयर करते हुए पास्ट पेपर्स को सामने रखें, और इसीलिए बल्कि तमाम पास्ट पेपर्स जब से सीएसएस स्टार्ट हुए तब से अब तक के पास्ट पेपर्स हमने थीम वाइज कंपाइल करके बुक शॉप पे रखवा दिए। सो जितने भी फॉर एग्जांपल आपके पास एसेज हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक पे आए हुए हैं, वो ईयर वाइज कंपाइल्ड हैं। इस्लामियात में जितने भी उसवा हसना के सवालात हैं जिस ईयर में आए हैं वो कंपाइल करके रखे गए हैं। सेम गोज फॉर साइंस। साइंस में इट टेक्स इवन मोर इम्पोर्टेंस, क्योंकि आपको पास्ट पेपर्स को देख के पता चलता है कि जो मैं टेक्स्ट बुक्स में पढ़ रहा हूँ, जो सदियों से टेक्स्ट बुक्स चलती आ रही हैं, अपडेट ही नहीं हुई, उनमें तो दुनिया ही कुछ और है, जबकि एग्जामिनर कुछ और पूछ लेता है, राइट। सो होलिस्टिकली नॉलेज को आपने हासिल करना है और उसको अगेन रिटन प्रैक्टिस के साथ अप्लाई करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है, तभी जाके आपके पेपर जो हैं वो अटेम्प्ट हो पाएंगे। सेम स्ट्रैटेजी है जो कि बाकी पेपर्स में होती है। प्लीज़ टेक्स्ट बुक्स को या मार्केट में दी गई चीज़ों को या किसी के खुद से बनाए हुए नोट्स से पढ़ने का फ़ायदा नहीं होता अनलेस कि आप उसके अंदर खुद से होलिस्टिकली एक मेहनत को पुट इन कर रहे होते हैं। हमारी यही स्ट्रैटेजी है, विच इज़ वाई हम कभी भी किसी को मिसगाइड नहीं करते कि ये इतने से ड्यूरेशन में सीएसएस हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा। measure योर प्रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, नॉट द क्वांटिटी। अगर आप क्वालिटी प्रिपरेशन नहीं कर रहे ना तो 12 साल भी सीएसएस के लिए काफ़ी नहीं है। सो टारगेटेड तरीके से अच्छे मेंटोर्स की गाइडेंस में अच्छा कंटेंट पढ़ के चलेंगे, पेपर्स तब अटेम्प्ट होंगे। अब 1973 नहीं है जब आपके पास सिर्फ थीम बेस्ड 4-5 एक ही किस्म के सवाल आ जाते थे और सारे पेपर्स अटेम्प्ट हो जाते थे। सो नाउ विल मूव ऑन टुवर्ड्स द ऑप्शनल्स। ऑप्शनल्स के बारे में सर बातचीत स्टार्ट करें। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एज फार एज ऑप्शनल्स आर कंसर्न्ड, उसके अंदर सबसे पहले तो ऑप्शनल का अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन आता है जिसके अंदर हमें प्रॉब्लम आती है सबसे पहले तो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर और पॉलिटिकल साइंस के अंदर। मैं थोड़ा सा आइडिया इंटरनेशनल रिलेशंस पे आपके सामने रखूंगा, पॉलिटिकल साइंस पे मैडम आपको ज़रा डिटेल एनालिसिस इसके ऊपर अल्टीमेटली जो है वो देंगी। दो चीज़ें जो मेरी अपनी सोच है, इवन दो कि इंटरनेशनल रिलेशंस का ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके अंदर जो है वो वो हमारे पेजेस के ऊपर तो आपको वो नजर आएगा कि उसके अंदर ये टॉपिक्स जो है हमारे पास जो है वो अल्टीमेटली एग्जिस्ट करते थे, जिसमें हमने जो है वो न्यू ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर की बात की थी और अल्टीमेटली जो है उसके ऊपर जो है वो हमने यूक्रेन क्राइसिस की बात की थी, जिसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस था, जिसके अंदर मेरे स्टूडेंट्स को ये बात बताई थी, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक आइडिया था जो कि क्वेश्चन का पूरा थीम था मेरा, और वो था कि इज यूक्रेन क्राइसिस द फॉल्ट ऑफ द वेस्ट। और यही क्वेश्चन जो है वो अल्टीमेटली अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर 2 निकाल कर देखें तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही अल्टीमेटली आपके पास जो है वो यही आता है, जिसके अंदर उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ब्लेम इसके अंदर एट द एंड ऑफ द डे जो है किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट था जिसके ऊपर बात करनी जो है वो हमने अपने सेशंस के अंदर भी की थी। तो बात करने के लिए आइडिया ये है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के अंदर प्राइमरीली इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स को कवर करते जाएं और आप उसके अंदर जो है वो अल्टीमेटली ये देखते जाएं कि इसका इंपैक्ट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान पे कैसा आ रहा है, तो बहुत से पेपर्स को आप कवर कर लेंगे। आई एम नॉट सेइंग जस्ट द करंट अफेयर्स पेपर, आप शायद आईआर के पेपर के अंदर भी बहुत सी चीजें जो है वो कवर करेंगे। मैं हमेशा स्टूडेंट को ये बात करता हूं कि आपने ये चीज ये देखनी। कुछ स्टूडेंट में से सवाल करता है, सर एक क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, हम इस क्वेश्चन को कितनी डायमेंशंस में कवर करें?
क्योंकि हमें समझ ही नहीं आती कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो एट द एंड ऑफ द डे कवर करें। और मैं हमेशा स्टूडेंट को जो है एक आइडिया देता हूं, मैं कहता हूं आपने कोई भी कॉन्फ्लिक्ट इंटरनेशनल आया है या कोई भी इशू आप इंटरनेशनल जो है वो देख रहे हैं, उसमें 4 चीजें जरूर कवर करें। आप देखें व्हाट इज द स्टांस ऑफ कंट्री ए, आप देखें व्हाट इज द स्टांस ऑफ कंट्री बी, आप देखें नंबर 3 हाउ इट विल इंपैक्ट इन द वर्ल्ड एंड पाकिस्तान, और चौथे नंबर पे देखें व्हाट शुड पाकिस्तान डू। कोई भी टॉपिक निकाल कर देखें, आप बेशक यूक्रेन क्राइसिस की बात कर लें, व्हाट इज द टेक बाय यूक्रेन, व्हाट इज द टेक बाय रशिया, हाउ इट विल इंपैक्ट the Russia Ukraine crisis will impact the world and Pakistan, और चौथा डायमेंशन what should Pakistan do। ये 4 डायमेंशंस आप किसी भी टॉपिक में कर लें, वो टॉपिक आपके हाथ से नहीं जाता कहीं भी। कोई भी और टॉपिक निकाल कर आप देखें तो अल्टीमेटली आपको उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर एट द एंड ऑफ द डे सारी की सारी चीजें जो है वो नजर आती जाएंगी, राइट। कि आप कोई भी टॉपिक उठाएं, बेशक आप ताइवान क्राइसिस का टॉपिक उठा लें, व्हाट इज द टेक बाय ताइवान, व्हाट इज द टेक बाय चाइना, हाउ इट विल इंपैक्ट द वर्ल्ड एंड पाकिस्तान, व्हाट शुड पाकिस्तान डू। ये 4 डायमेंशंस भी अगर आप कवर कर लेना हर टॉपिक की, तो वो क्वेश्चन आपके हाथ से कहीं भी नहीं जाता, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया था जो मैं आपको जो है अल्टीमेटली जो है वो देना चाहता था। उसके अलावा हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने अपने पास पेपर के उसके वर्कशॉप के अंदर, और उसके अंदर हमारे पास जो हमारे पास हमने पूरी वर्कशॉप की थी रिगार्डिंग करंट पाकिस्तान अफेयर्स, उसमें हमने क्लाइमेट चेंज पे बात की थी रिगार्डिंग पाकिस्तान, जिसमें हम रीसेंट फ्लड्स की बात की थी, और उसमें प्रॉपर जो है वो स्टूडेंट्स को मैंने ये लिखवाया था कि व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड टू काउंटर द क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान एंड द फ्लड्स इन पाकिस्तान, और वो प्राइमरीली हमारे पास यही क्वेश्चन अल्टीमेटली हमारे पास आता है। और इसके अलावा वन ऑफ माय फेवरेट जो है वो क्वेश्चंस, जो कि मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, वो कश्मीर डिस्प्यूट का, और वो सवाल आपके पास जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आया, और एग्जैक्टली ये वही आइडिया है जो आप अगर मेरे कुछ पास स्टूडेंट्स मेरा ये जो है वो टॉक देख रहे हैं, तो ये हेडिंग उनको याद होगी, मैंने उनको करवाई थी कि हाउ इंडिया इज वायलेटिंग लॉज इन कश्मीर, या हाउ कश्मीर डिस्प्यूट इज वायलेटेड अल्टीमेटली, या व्हाट लीगल वायलेशंस आर बीइंग डन बाय इंडिया इन कश्मीर। इस तरह की हेडिंग्स मैंने लिखवाई थी, और वही हेडिंग आपके पास अल्टीमेटली आई जिसके अंदर हमने बात की थी जो है वो 3 जून प्लान के ऊपर। मैंने बताया था उसमें लॉर्ड माउंटबेटन की जो आपके पास स्पीच के बारे में, मैंने जो है वो जवाहरलाल नेहरू साहब की जो 2 नवंबर 1947 की स्पीच थी, मैंने उस पर बात की थी। मैंने क्लॉज 7 ऑफ जो आपके पास जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर बात की थी। मैंने आर्टिकल 42 ऑफ द जिनेवा आर्टिकल 42 ऑफ द हेग कन्वेंशन पे बात की थी कि किस तरह हेग कन्वेंशन इसको जो है वो अल्टीमेटली जो डील करती है। ये सारी की सारी लीगल वायलेशंस हैं जो कि इंडिया जो है प्राइमरीली जो है कश्मीर के अंदर जो है वो कर रहा है। और फिर एंड पे हमने शिमला पे बात की थी कि शिमला के अंदर क्या कॉन्टेक्स्ट जो था हमारा आइडिया इसके अंदर अल्टीमेटली जो आया था। तो ये सारे के सारे वो आइडियाज हैं जो हम कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट को अल्टीमेटली जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। मेरा फोकस प्राइमरीली आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये है कि अगर आपने करंट अफेयर्स को आप अल्टीमेटली कवर अच्छी तरह करते हैं तो बहुत हद तक आईआर के पेपर 2 को बड़ी तसल्ली के साथ आप जो है वो कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कवर एट द एंड ऑफ द डे जो आपके पास होता है। एक आखिरी जो है वो मैं 1 मिनट लूंगा इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, फिर मैं जो मैडम की तरफ जाऊंगा। ये क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट जो है, स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि जी इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ मूव करें या पॉलिटिकल साइंस की तरफ मूव करें। मैडम आपको उसके अंदर डिटेल में बात करेंगी उसके ऊपर, लेकिन मैं अपने 2 सेंट्स पीस के अंदर अल्टीमेटली जो रखना चाहता हूं, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये आर्ग्यू करता हूं जब भी मेरे पास आके सवाल करते हैं सर आईआर रखें या पॉलिटिकल साइंस रखें, मैं उन्हें कहता हूं कि भाई मैं कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। बेशक आपने आईआर रखनी आईआर रखो, बेशक पॉलिटिकल साइंस रखनी पॉलिटिकल साइंस रखो, बेशक आपने जो है वो इंटरनेशनल लॉ रखना है वो रख लो, क्रिमिनोलॉजी रखनी वो रख लो। मैं आपको तरीका बता देता हूं डिसाइड करने का कि आपने इन 4 तरीकों की बेसिस पर आप डिसाइड कर लो कि आप में से कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर है। तरीका नंबर 1, आप सबसे पहले ये देखो कि वो जो 2 सब्जेक्ट जिनमें आप कंफ्यूज हो उसमें सबसे ज्यादा मटेरियल किसका अवेलेबल है। आप अंडरस्टैंड करो कि किसका मटेरियल दोनों सब्जेक्ट्स में, अगर आप आईआर देखना चाहते हो पॉलिटिकल साइंस देखना चाहते हो, किसका मटेरियल सबसे ज्यादा अवेलेबल आपके पास अल्टीमेटली एग्जिस्ट करता है। जिसका ज्यादा मटेरियल है उसको +1 अल्टीमेटली करो। पॉइंट नंबर 2, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप उनका सिलेबस निकालो और सिलेबस निकाल के आप देखो, दोनों को सिलेबस को पढ़ो और कौन सा सिलेबस आपको एकदम अट्रैक्ट करता है, कौन सा सब्जेक्ट का सिलेबस आपको मोर अट्रैक्टिव लगता है और आपको लगता है कि हाँ ये मोर अट्रैक्टिव है इसके अंदर, तो मैं इसको ज्यादा अल्टीमेटली जो वो कवर कर सकता हूं। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरी इस बात के ऊपर बहुत से लोग जो है वो ऑफेंड भी होते हैं, लेकिन मैं बात बड़ी सीधी करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को सबसबाग नहीं दिखानी चाहिए, स्टूडेंट से सीधी बात करनी चाहिए। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं कि कोई भी सब्जेक्ट डिसाइड करने से पहले ये जरूर देख लेना कि वो पढ़ा कौन रहा है,
क्योंकि अल्टीमेटली होता यह है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट, कभी कभार कोई ऐसा टीचर बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट को बहुत आसान कर देता है, लेकिन कभी कभार एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बहुत आसान होता है, लेकिन अल्टीमेटली टीचर के साथ हमारा वो एक वाइब नहीं मैच करती, जिसकी वजह से वो जो हमारा पेपर है वो थोड़ा सा अल्टीमेटली जो है वो मुश्किल एट द एंड ऑफ द डे जो है वो हो जाता है। ये कुछ 2-3 बातें ऐसी हैं जिनको अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें तो इसके लिए आपके लिए आसान होगा कि आपने कौन सा सब्जेक्ट को आपने चूज करना है इन दोनों में से। थैंक यू। तो अब हम अगर मूव ऑन करें पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, विच इज़ द मोस्ट अवेटेड डिस्कशन, मैं सबसे पहले सर की बात को ही कैरी फॉरवर्ड करते हुए एक बात करूंगी कि पॉलिटिकल साइंस को या आईआर को कभी भी ब्लाइंडली नहीं रखना कि फलां कह रहा है कि पॉलिटिकल साइंस रख लो आसान है, वो कह रहे हैं आईआर का सब जो सिलेबस है वो छोटा है, वो दूसरा कह रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस का ट्रेंड अच्छा नहीं हो रहा। अब ये चीजें नहीं होती। मैं पढ़ा दूंगा हाँ, मैं पढ़ा दूंगा तो मेरा ही सब्जेक्ट दुनिया का बेहतरीन सब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। अपना हमेशा जो इंटरेस्ट है ना उसको देखिएगा। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, इसमें नोबडी बिलोंग्स टू एनीवन। यहाँ पे अपनी बारे में बी वेरी केयरफुल, ठीक है। लोग कभी भी दूसरे के लिए मशवरा इसलिए नहीं देंगे कि अच्छा मैं अपना नुकसान कर दूं, ठीक है। सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस कि आप क्या करने जा रहे हैं। आईआर रखें या पॉलिटिकल साइंस रखें, जैसे सर ने बताया उन चीज़ों को फॉलो करें और अपना इंटरेस्ट जेन्युइनली लाजमी देखें। नहीं अगर पॉलिटिकल साइंस की समझ आ रही तो देयर इज़ नो कंपल्शन। ऐसे हज़ारों स्टूडेंट्स होते हैं हर साल जो आईआर एंड पे जाके फिर रखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि पूरा साल पॉलिटिकल साइंस ना कवर हुई ना समझ आई, या कोई पढ़ाने वाला नहीं मिला फॉर इंस्टेंस, या कोई मिसगाइडेड चीज़ होगी, बिकॉज सैचुरेशन ही बहुत ज़्यादा है मार्केट में, क्या किया जाए। अगर इफ यू थिंक यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और ग्रास्प द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनी सब्जेक्ट देन डोंट गो फॉर इट। इट अप्लाइज टू एवरी सब्जेक्ट। जब ऑप्शनल्स की सिलेक्शन की बात आए, हम सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की या आईआर की बात नहीं कर रहे, ठीक है। और व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल साइंस, आगे से मई से हम अपने ऑप्शनल्स को स्टार्ट कर रहे हैं। आईआर के लिए वी हैव अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, और पॉलिटिकल साइंस को हम पर्सनली एटलीस्ट उसका फिलॉसफी का पोर्शन मैं पर्सनली देख रही हूँगी। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ इससे पहले कि आप कोई भी फैसला लें, चाहे आप जो भी सब्जेक्ट रखें। मैं बहुत अरसे से ये बात कर रही हूँ कि पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है ना उसका पिलर है फिलॉसफी। फलसफा जब तक समझ नहीं आता ना तब तक बुनियाद इस इमारत की खड़ी नहीं होती, और ये फलसफा ही है जिसको सबसे ज़्यादा क्विकली लोग, टीचर्स या स्टूडेंट्स दोनों कैपेसिटी में गो थ्रू चलता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नहीं उनको इन डेप्थ समझा जाता। 6 साल गुजर जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते और पढ़ते पढ़ते, यही नहीं पता चलता कि प्लेटो ये बात क्यों कर रहा है या ये क्या बात थी। आपको 2-4 गिनती के गिने चुने फिलोसफर्स पढ़ा दिए जाएंगे, ऐसे उनको गो थ्रू किया जाएगा जैसे ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। किसी को वो फलसफा बनाने में 50 साल लग गए। लेकिन द थिंग इज, फिलॉसफी अगर आप नहीं कोर तरीके से, सही तरीके से करते, उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं सही तरीके से करते, तो ये सब्जेक्ट नहीं होगा। एंड दिस ईयर ये चीज साबित हो गई कि फिलॉसफी को किए बगैर अब ये वाकई पास नहीं होगा। बेंथम का क्वेश्चन सबसे पहले आता है पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 में, पहला क्वेश्चन ही बेंथम है। और ये जो यूटिलिटेरियनिज्म या ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर का कॉन्सेप्ट है, ये मोस्टली स्टूडेंट्स ने नहीं किया होता। जेएस मिल और बेंथम को हम चॉइस पे छोड़ देते हैं, ठीक है। हम इतने अच्छे हैं कि हम हंटिंगटन, फुकुयामा हर चीज छोड़ देते हैं, और जिनको किया भी होता है उनका भी कुछ नहीं पता होता। आई एम प्रीटी श्योर 90% ऑफ द पीपल उन्होंने हेगल को नहीं प्रिपेयर किया होता, सीएसएस दे के पास होने के बावजूद भी, राइट। दूसरी चीज, इकबाल का विजन के बारे में सवाल आता है या अल-गज़ाली के बारे में सवाल आता है। मुस्लिम फिलोसफर्स को भी हम छोड़ देते हैं, हम उतना उतना छोटा छोटा करते हैं जितने में सिर्फ कोई ऊपर ऊपर से चीज हो जाए। इकबाल को इतना नॉन सीरियसली पढ़ा जाता है। अल-गज़ाली की फिलोसफी स्पेशली मुस्लिम फिलोसफर्स को बहुत बुरे सोर्सेज से रेकमेंड किया जाता है, ठीक है। सोर्सेज के ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, एग्जिस्टेंशियलिज्म इज ह्यूमनिज्म एंड कोगितो अर्गो सुम। अब अगेन इस चीज को अंडरस्टैंड करें। अब आप कहेंगे कि ये चीजें तो सिलेबस में भी नहीं थी। बात ये है कि जब भी हमने पॉलिटिकल साइंस की और उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात की है ना, मैं एक बहुत अच्छी बुक रेकमेंड करती हूँ, बहुत ही कंसाइज बुक है, ठीक है। वो किसी लोकल ऑथर या किसी पब्लिशर की बुक नहीं है। उस बुक की खासियत क्या है कि 4 पेजेस के अंदर आपका हर फिलोसफर कवर हो रहा है, लेकिन उसका प्रीवियस और
अपकमिंग भी बताया जा रहा है कि किससे ये इंस्पायर हुआ और इसकी फिलॉसफी से कौन इंस्पायर होके आगे पॉलिटिकल फिलॉसफी को लेकर गया। ठीक है, इस तरह जब आपको हर फिलोसफर के आगे पीछे का और उसकी सराउंडिंग्स का, उसके हालात का, कॉन्टेक्स्ट का समझ में आता जाता है, तो यू आर वेरी मच फेमिलियर विद बेसिकली ऑल द फिलोसफर्स। तब जाके फलसफा समझ आता है कि क्यों था और किस वजह से था। अभी हम अपनी वर्कशॉप, जो हमारी लास्ट कंपल्सरीज के बारे में वर्कशॉप, ऑप्शनल्स के बारे में वर्कशॉप हुई थी, उसमें बात कर रहे थे फॉर एग्जाम्पल मैकियावेली की। और मैकियावेली को स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि चाणक्य कौन है। ठीक है, सो सच एन इम्पॉर्टेंट फिगर जो मैकियावेली से कई हजार साल पहले की थी एंड हु इंस्पायर्ड मैकियावेली। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स, दिस इज द मेथड टू स्टडी। आपको जड हार्मन की इतनी मोटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती किसी भी फिलोसफी को ग्रास्प करने के लिए। व्हाट यू नीड टू डू इज दिस कि आप प्रिसाइज स्टडी करें, लेकिन उसको क्वालिटी के टर्म्स में मैयर करें। अब इस चीज को देख लें, फिलोसफी इज जनरली नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। इफ इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, तो मैं अब पॉलिटिकल साइंस को डील करूंगी, पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं नहीं डिसीज करूंगी कि रखो इसी को रखो, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप कितना, आपका माइंड इसमें वर्क करता है, आप कितना, हाउ मच डू यू अप्लाई योरसेल्फ, कितनी मिसालें जहन में आती हैं पॉलिटिकल साइंस की बातें करते हुए। डेकार्ट का नाम सुन के आपको क्या क्या समझ में आ रहा है, राइट? ये चीजें हमेशा इंटरेस्ट से होंगी। इस तरह नहीं होता कि आपका इतना जो लंबा और पेनफुल जर्नी है ना CSS PMS का, वो बगैर शौक के हो जाए, नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो दिस इज द मेथडोलॉजी। एंड सेकेंडली अगेन हम एनालिसिस की बात करते हैं, तो पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्टार्टअप एंड हाउ स्टार्टअप कल्चर कैन बी डेवलप्ड इन पाकिस्तान। इट्स सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब यही आपका एनालिसिस है कि किसी बुक में नहीं है या किसी सिलेबस में नहीं है, बट करंटली इट इज अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो लोग आप में से शायद कोई बहुत ज्यादा शार्क टैंक देखता होगा, तो मे बी यू विल अंडरस्टैंड दिस, बट देन अगेन आपको बहुत एनालिटिकली चीजों को लेकर चलना है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कंटेम्प्रेरी क्या डेवलपमेंट्स हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, अप्लाई योरसेल्फ। ये चीजें किताबों से नहीं मिलती, इनको सोचना सीखने का तरीका ही हम सीखने की कोशिश करेंगे। फिलॉसफी के पेपर की तरफ आए, हम अगर लॉ के ग्रुप की तरफ मूव करें, तो अगेन फिलॉसफी का पेपर अभी तक बहुत सिंपली, अच्छे तरीके से, नॉर्मल तरीके से आ रहे हैं। उसमें कोई बहुत ज्यादा अभी तक की ट्विस्टेड चीजें नहीं है। एल्बीट के आपके पास कीवर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कीवर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग हम बार बार स्टूडेंट्स को करवाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 है कि गिव क्रिटिकल एक्सपोजिशन ऑफ बर्कलेस डॉक्ट्रिन। अब यहाँ पे आपने बर्कले की थ्योरी नहीं लिख देनी, गिव क्रिटिकल एक्सपोजिशन का क्या मतलब है, उसको, उसकी आंसर या आउटलाइन की फ्रेमिंग पूरी की पूरी बदल जाएगी। सो इन चीजों को भी जहन में रखें। और वन मोर थिंग, फिलॉसफी आजकल बहुत ज्यादा लोग ब्लाइंडली चेज करने शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमारी वाली जो अटेम्प्ट थी 2021 की, उसमें फिलॉसफी में लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। अब ये चीज मैं फिर से कहूंगी, इफ इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, तो प्लीज उसके पीछे ब्लाइंडली ना भागें। भागने वालों ने तो ये भी किया है कि पंजाबी अब हर कोई रख लेता है, बगैर ये देखे कि क्या मैं उस सब्जेक्ट के साथ जस्टिस कर रहा हूँ या नहीं। एक चीज प्लीज याद रखिएगा, जैसे पंजाबी जैसा सब्जेक्ट भी है ना, तो डजेंट मीन कि ये कोई बेवकूफों का सब्जेक्ट है। ठीक है, इट इज कोर लिटरेचर, और ये लिटरेचर है, इट्स अ सीरियस सब्जेक्ट। इसको लिटरेरी तरीके से ही लेके चलेंगे। अगर आपके यहाँ सिर्फ कोई लोकल्स या जिन लोगों को आप डेरोगेटरी टर्म्स में देखते हैं, आपको लगता है कि पंजाबी लैंग्वेज भी डेरोगेटरी हो जाएगी, तो यू आर मेकिंग अ फूल ऑफ योरसेल्फ। ये हर लिटरेचर की तरह ये उतनी ही अजीम लैंग्वेज है जितनी अंग्रेजी या उर्दू अजीम है, और ये उतनी ही मुश्किल है। इसको उतनी ही सच्चे दिल के साथ प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेने वाले फिर पंजाबी में भी फेलियर का जो है रेशो भुगत लेते हैं, और खराब करने वाले फिलॉसफी में भी बुरे मार्क्स ले लेते हैं। लेकिन जिन्होंने अच्छे मार्क्स लेने हों, वो मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट्स के अंदर भी बहुत अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, ट्रेंड्स को ब्रेक करके बाहर निकलते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस कि आप किसी सब्जेक्ट को कितना ज्यादा दिमाग और दिल लगा के कर रहे हैं, और आपको नेचुरली कितनी उसकी समझ आ रही है। सो पंजाबी के बारे में अगर मुझे चलते चलते बात भी इस तरह करनी पड़े, मैं अगर थोड़ा सा उस ग्रुप की तरफ जाऊं, तो बात यही है कि जो आप लोगों का फॉर्मूला बना हुआ था बड़े सालों से कि एक कदीम शायरी कर लो, एक जदीद शायरी कर लो, एक नसर कर लो, और बाकी सारी चीजें छोड़ दो, और नसर को भी इतना ऊपर ऊपर से करो क्योंकि हमें पता है कि 2 सवाल तो कदीम शायरी से आएंगे ही आएंगे। वो सारा का सारा मिथ ब्रेक हो गया है।
बिकॉज एग्जामिनर्स को ओवर द ईयर्स नजर आ जाता है कि स्टूडेंट्स क्या प्रिपेयर कर रहे हैं और क्या चॉइस पे छोड़ रहे हैं. सो इस चीज के अगर कोई ये अप्रोच फॉलो करता रहा है तो उनको बहुत बुरा उसका आउटकम देखना पड़ा होगा, क्योंकि इस साल सिर्फ एक सवाल बुल्ले शाह का आया कदीम शायरी में से. नसर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से पूछा गया, ठीक है. सच्ची सरकार के बारे में, गज़वात के बारे में पूछा गया, जो कि आप लोग नॉर्मली बुक्स में नहीं पढ़ते होंगे. सो बात यही है कि जो भी सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं उसका कोर नॉलेज और इन डेप्थ नॉलेज अपने पास ज़रूर रखें. नाउ विल मूव ऑन फर्दर विद दी लॉ ग्रुप और इंटरनेशनल लॉ और क्रिमिनोलॉजी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं. थैंक यू वेरी मच. इंटरनेशनल लॉ और क्रिमिनोलॉजी के बारे में ज़रा डिस्कशन इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इन सब्जेक्ट्स के बारे में भी. लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत जो है वो अल्टीमेटली नहीं है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स का अगर आपको कोर नॉलेज अल्टीमेटली होगा तो तभी आप उसको कवर अल्टीमेटली कर पाएंगे, वरना वो कवर आपसे जो है वो नहीं होगा. लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो एक चीज़ पिछले साल से जो है वो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो एक स्लाइट चेंज है इन द अप्रोच ऑफ एग्जामिनर रिगार्डिंग इंटरनेशनल लॉ. पहले एग्जामिनर जो था वो बहुत ज़्यादा एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो इंटरनेशनल लॉ के अंदर कर रहा था, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स तो थे उसमें कंफ्यूज भी हो रहे थे क्योंकि जी ये तो सिलेबस के अंदर से ही नहीं सवाल पूछ रहे हैं. वो जो कंटेम्प्रेरी सवाल हुआ करते थे इंटरनेशनल लॉ के, और वो जो सिलेबस के अंदर से 10-12 डोमेन्स इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, उसमें से तो सवाल अब आना जो है वो बंद हो गया है. पिछले 2 साल का अगर आप एनालिसिस करें तो एग्जामिनर जो है ना वापस उसी अप्रोच की तरफ जा रहा है कि जिसके अंदर से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो बार बार जो है वो अल्टीमेटली पूछ रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जो है सिलेबस के अंदर जो है वो आपके पास नहीं है, उन्हीं में से क्वेश्चन जो है बार बार जो किए जा रहे हैं. और ये वो क्वेश्चंस हैं जिन पे बार बार जो है वो एग्जामिनर ने इससे पहले भी, यानी पिछले 2 साल से पहले 3 साल तक, यानी अगर हम 5 साल की बात करें तो ये साल और इससे पिछला साल वापस एग्जामिनर उसी अप्रोच पे आ रहा है इंटरनेशनल लॉ में, जिसमें शायद आज से 5 साल पहले एग्जामिनर जो है हुआ करता था, जिसमें प्राइमरीली वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, या जिसमें फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना व्हाट क्रिएट्स अ स्टेट, यानी जिसमें 4 प्रीरेक्विजिट्स ऑफ स्टेटहुड है, आपके पास अल्टीमेट जिसमें टेरिटरी होती है, डिफाइंड टेरिटरी, आपके पास परमानेंट पॉपुलेशन, आपके पास एक स्टेबल गवर्नमेंट एंड कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट्स. तो क्राइटेरिया स्टेट्स के ऊपर जो है वो आ रहा है आपके पास, जिसमें स्टेट्स एंड इंडिविजुअल्स. अगर आपने सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ पढ़ा है तो सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ यानी कि सब्जेक्ट का मतलब वो चीज या वो एंटिटी जिस पर इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होता है. तो सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इस दफा तो बल्कि सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ पे 2 दफा सवाल उसने जो है पूछा. एक उसने पहला सवाल सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ पे पूछा, और उसने एक जो है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी उसने सवाल किया नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ अ स्टेट विद एन इंडिविजुअल, यानी इसमें भी वो सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ पे अल्टीमेटली सवाल कर रहा है. और एक सवाल जो तकरीबन सबसे ज्यादा दफा पूछा है, अगर आप पिछले 20-22 साल के पेपर्स निकाल कर देखें, और वही डिबेट है, इज इंटरनेशनल लॉ अ ट्रू लॉ और नॉट. और घूम फिर के जॉन ऑस्टन की वो थ्योरी जो है वो आपके पास आती है कि आपके पास इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ ट्रू लॉ बट अ पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी. वो उसके ऊपर उसने सवाल किया, इस दफा दोबारा उसने सवाल किया. 2017 में उसने सवाल किया था इंटरनेशनल लॉ इज ऑक्सीमोरॉनिक, राइट. हमारे स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सीमोरॉन का मतलब ही नहीं समझ आया था, इसलिए उन्होंने कहा कि सर ये सवाल तो सिलेबस में था ही नहीं, और ये सवाल तो पता नहीं कहां से आया है, राइट. तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को ऑक्सीमोरॉन जो है बेसिकली जो है कहा जाता है. जिसमें कुछ लोग जो है कहते हैं पीसफुल तालिबान, तो पीसफुल तालिबान इज ऑक्सीमोरॉन के पीसफुल इज अ डिफरेंट वर्ड एंड तालिबान इज बेसिकली अ डिफरेंट वर्ड. तो इसमें बिटर स्वीट का वर्ड इस्तेमाल जो है बेसिकली जो है वो किया जाता है. तो ये आइडियाज ऑक्सीमोरॉनिक, यानी उसके अंदर आपके पास 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं, जो एक इंटरनेशनल लॉ को ट्रू लॉ कहता है, दूसरा नॉट अ ट्रू लॉ कहता है. वो घूम फिर के सवाल उसी कॉन्टेक्स्ट में था, लेकिन स्टूडेंट्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था अंग्रेजी को समझने के लिए. फिर आपके पास इंटरनेशनल लॉ का पेपर अब वापस वही कंटेम्प्रेरी पेपर आना शुरू हो गया है, जो पेपर आपके पास आज से 5 साल पहले जो है वो आ रहा था. तो ये एक बहुत अच्छा साइन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंटरनेशनल लॉ को अल्टीमेटली जो है वो रखना चाहते हैं. एज फार एज जो है वो क्रिमिनोलॉजी इज कंसर्न, क्रिमिनोलॉजी के अंदर तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझ आती है. क्रिमिनोलॉजी CSS का वो प्राइमरीली वो वाहिद पेपर है कि जिसके अंदर आपके पास 7 नहीं 8 सवाल आते हैं, क्योंकि आपके पास 4 आपके पास सेक्शंस होते हैं, और हर सेक्शन के अंदर आपके पास जो है ना 2-2 सवाल आते हैं, और आपने हर सेक्शन के अंदर से एक-एक सवाल जो है अल्टीमेटली अटेम्प्ट करना होता है. यानी ये वो पेपर है जो आप बिल्कुल ही ऐसा नहीं कर सकते एक सेक्शन को आप छोड़ दें कि सर चल ऐसा करते हैं पहले 2 सेक्शन कवर कर लेते हैं, आखिरी 2 को छोड़ देते हैं. नहीं, सेक्शन 1 और 2 में से भी 2 सवाल ही आने हैं, और 3 और 4 में से भी 2 सवाल ही आने हैं.
यानी आपको सारे का सारा सिलेबस एट द एंड ऑफ द डे कवर करना ही पड़ेगा उसके अंदर। हाँ, उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं जो कि बार बार जो है वो रिपीट आपके पास होते हैं। जिस तरह सेक्शन 2 का जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी का क्वेश्चन है वो तकरीबन हर साल ही आपके पास आया है। 2016 से ऑनवर्ड्स आप निकाल कर देखें सेक्शन 2 का सवाल, वो तकरीबन हर साल आपके पास सवाल जो आता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्रिमिनोलॉजी का जो पेपर आपके पास आया है वही वो पेपर है जो कि बड़े आराम से बड़े लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि जिसमें जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी का क्वेश्चन आपके पास एट द एंड ऑफ द डे आता था, या आपके पास जो है ना वो FIA या नैब के ऊपर सवाल आपके पास सेक्शन 4 के अंदर आपके पास एग्जिस्ट करता था, थ्योरीज के ऊपर सवाल आपका सेक्शन 1 के अंदर आपके पास अल्टीमेटली आता था, और आपके पास इंटरनेशनल पुलिसिंग के ऊपर या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पर सेक्शन 3 के अंदर सवाल आता था। तो घूम फिर के एग्जामिनर ने वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, वही डोमेन्स दी हैं जो स्टूडेंट्स जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे। आई होप विश एंड प्रे कि स्टूडेंट्स के क्रिमिनोलॉजी के अंदर और इंटरनेशनल लॉ के अंदर बहुत अच्छा स्कोर आए, क्योंकि ये वो दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर वही पेपर्स आते हैं जो अब आ रहे हैं, जो कि स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे एट द एंड ऑफ द डे कि इन्हीं डोमेन्स में से सवाल एट द एंड ऑफ द डे आएगा। तो आई होप कि स्टूडेंट्स को अच्छा स्कोर इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर मिले। अच्छा, अब अगर हमें अगेन एक मोस्ट वांटेड सब्जेक्ट के बारे में बात करनी पड़े कि हिस्ट्री में यूएस हिस्ट्री रखें या यूरोपियन हिस्ट्री रखें, यूएस हिस्ट्री के अंदर अगेन उसको पेपर्स टफ इसलिए आने लग गए हैं क्योंकि हर कोई दूसरे से पूछ के, और ये दूसरा जो है वो तीसरे से पूछ के यूएस हिस्ट्री रेकमेंड कर देता था क्योंकि उसका सिलेबस बहुत छोटा है। सो जब आप शॉर्टकट्स के लिए जाते हैं ना तो फिर पेपर ऐसा ही आता है जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। पेपर वो आपसे फिर ज्यादा से ज्यादा एनालिटिकल मांगता है ताकि वो लोग फिल्टर आउट हो जाएं जो टेक्स्ट बुक्स का रट्टा लगा के आए हैं, और वो फिल्टर आउट होके आगे आ जाएं जिन्होंने जेन्युइनली कोर तरीके से सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड किया है और पढ़ा है और उन्हें यूएस हिस्ट्री के ऊपर मेहनत की है। अब सवाल जहाँ पे आता है कि कौन सा सब्जेक्ट रखना है, मैंने पर्सनली यूरोपियन हिस्ट्री रखी थी और मेरा बहुत अच्छा स्कोर था। उसकी वजह ये थी कि मुझे यूरोपियन की समझ ज़्यादा आती थी और मैंने बचपन से यूरोपियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ी थी। आप यूरोपियन हिस्ट्री तब तक नहीं रखेंगे जब तक आपको उसकी समझ वाकई से जो है जेन्युइनली नहीं आती और आप उस पर टाइम नहीं लगाते, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट था जिसपे मैं जो कि चीज़ों को बहुत फास्ट पेस पे करती हूँ, मैंने भी इसको महीना डेढ़ बैठ के दिया था, जबकि बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर बिल्कुल कोर कंसंट्रेशन के साथ इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था। लेकिन स्टिल डिस्पाइट ऑल द अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेस्ट इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम लगाना बुरी बात नहीं है, अंडरस्टैंडिंग होना अच्छी बात होती है। अगर वो नहीं हो रही तो दैट इज अ बैड साइन। यूएस हिस्ट्री भी आपने तब रखनी है जब आप उस पर उसी तरह अच्छा टाइम और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही यूएस है, इंडो पाक है, यूरोपियन है या ब्रिटिश है, तो गो फॉर द अदर सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने यूरोपियन रख के उसमें 5th पोजीशन ले ली है तो अब दुनिया के सब लोगों पे यूरोपियन हिस्ट्री अप्लाई होगी। द थिंग इज कि इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और यही कंपेटिटिव एग्जाम्स की ब्यूटी है। आप वही सब्जेक्ट लेके कामयाबी हासिल करेंगे जो सब्जेक्ट आपको अपील करता है। सो पास्ट पेपर्स देख के, सिलेबस देख के, कंटेंट को अंडरस्टैंड करके ही ये डिसीजन लीजिएगा। वन ऑफ द मोस्ट प्रूडेंट टीचर्स दैट आई हैड यूज्ड टू से कि आपका CSS या PMS उसी दिन हो जाता है जिस दिन आप अपने ऑप्शनल्स की सिलेक्शन सही या गलत तरीके से करते हैं। हम इस चीज़ पे इतनी एग्जॉस्टिव डिटेल में बात ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी काम है कि आप ऑप्शनल्स को सही तरीके से सिलेक्ट करें। और दूसरा सवाल जो फिर इसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट सवाल आ जाता है वो ये है कि इन्वायरमेंटल साइंस रखें या जेंडर स्टडीज रखें। अगेन दोनों सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, दोनों के अंदर अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। जेंडर में फिर आप ये सोच के सैचुरेशन ना कीजिएगा कि सोशियोलॉजी रखा, क्रिमिनोलॉजी रखा तो जेंडर कॉम्प्लीमेंट्री है। ये कॉम्प्लीमेंट्री कुछ नहीं होता, होता वही है जो समझ में आता है। I for myself chose all of the 6 subjects जो कि एक दूसरे से radically different थे। मैंने यूरोपियन हिस्ट्री के साथ आई लॉ नहीं रखा था, मैंने क्रिमिनोलॉजी रखी थी, मैंने IR भी नहीं रखा था, पॉलिटिकल साइंस रखा था, और फिर मैंने उसके साथ एनवायरमेंटल साइंस रख लिया था, और मैंने उसके साथ फिर पंजाबी रखी थी। ये पांचों सब्जेक्ट्स डिफरेंट है, लेकिन मैंने ये देखा था कि अगर करना है CSS तो फिर एक दफ़ा जम के करना है, तो मेहनत कर लेते हैं, टाइम लगा लेते हैं, ताकि क्वालिटी एंड पे रीअश्योर हो। शॉर्टकट्स की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। सो वट एवर योर सब्जेक्ट यू आर गोइंग फॉर, याद रखिएगा हम इस लाइव सेशन के बिल्कुल स्टार्ट में जेंडर का कुछ एक बेसिक जार्गन की टर्म्स में बात कर रहे थे। जेंडर में ये जार्गन, ये अंडरस्टैंडिंग, ये थ्योरी की एप्लीकेशन, ये एग्जाम्पल्स देना बड़ा ज़रूरी है।
सेम गोज फॉर एनवायरमेंटल साइंस, उसको साइंस समझ के लेना है, उसके अंदर डायग्राम्स, ग्राफ्स ये एम्पल होने चाहिए, दिख के पता चले कि साइंस का ही पेपर है, उसके अंदर फ्लो डायग्राम्स हो, लेटेस्ट डेटा हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की और डेवलपमेंट्स की बात की गई हो। इफ यू थिंक यू कैन स्टे ऑन द टॉप ऑफ इट तो एनवायरमेंटल साइंस रखें। इफ यू थिंक कि सोशल साइंसेज में और एग्जाम्पल्स की थ्योरी और थ्योरी की प्रैक्टिस बनाने में आपकी महारत है, आप जार्गन को सर्च कर सकते हैं, आप थ्योरी पे ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं, देन गो फॉर दिस सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा अनलेस के आप खुद उस पर इनपुट मेहनत नहीं कर रहे। और लास्टली जो आपका आखिरी ग्रुप का है सब्जेक्ट्स का, हम उसमें पंजाबी में पहले ही बात कर चुके हैं। हमारे पास उसके बाद भी कॉमन सब्जेक्ट्स उसमें एंथ्रो सोशियोलॉजी आ जाते हैं, या दूसरे लैंग्वेज के ग्रुप्स हैं, सिंधी है या पश्तो है। अगेन हम यही बात करेंगे कि आप वही सब्जेक्ट चूज करें जो आपको अपील करता है। अगर आपको पंजाबी पे या पश्तो पे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही तो देयर इज नो नीड टू बिसीच योरसेल्फ, एंड देयर इज अ वेरी यूनिक सब्जेक्ट इन दिस ग्रुप दैट इज एंथ्रोपोलॉजी, जो कि मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। अगर मुझे उस टाइम पे मालूम होता इस सब्जेक्ट के बारे में, इट्स अ वेरी अंडररेटेड सब्जेक्ट, तो शायद मैं भी इसको ऑप्ट करती। सर उमैर इसको काफ़ी अरसे से पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट को, और ये इतना ईजी है कि लेक्चर सुन के भी अंदाज़ा होता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इट्स वेरी इंट्रीगिंग। ये वैसा सब्जेक्ट है जो कि इट कैन बी एवरीवन्स कप ऑफ टी। इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं है कि जनरली फ्रॉम कैटेगरी टू कैटेगरी लोगों को इसको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो। इट इज़ हाई स्कोरिंग एज वेल अभी तक के लिए, बट देन अगेन अप्लाई अपने ऊपर रूल जनरली वही करें कि इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर नहीं है, लैंग्वेजेस में नहीं है, सोशियोलॉजी से डर लगता है, तो एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस को, उसके कंटेंट्स को, उसके पेपर्स को एक दफ़ा लाजमी देखें। इट इज़ नथिंग बिग ऑफ अ डील, आपको अच्छे खासे एग्रीगेट में मार्क्स से दे देगा इफ़ यू पुट योर हार्ट टू इट। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम आवर साइड। हमने अब आपके लिए सारे ऑप्शनल्स के ग्रुप्स को कवर किया है, हमने कंपल्सरीज का एक राउंड अप लिया है। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ चैट बॉक्स में टाइप कर दें, हम आपके कुछ क्वेश्चंस लेंगे। लेकिन अगेन आई विल हाईली एम्फेसाइज कि हम ज़्यादा इंटरेक्शन जो है वो 10th को सेमिनार में करें, ताकि लाइव फेस टू फेस बातचीत हो। उसकी एक और बात होती है, आप लोग भी उसी को क्रेव करते हैं, हमें भी सेटिस्फैक्शन तभी होती है कि स्टूडेंट सब सेटिस्फाई हुए, उन्हें समझ आई व्हेन यू आर टॉकिंग फेस टू फेस। तो कोई क्वेश्चंस हैं तो सर प्लीज़ बताइएगा। सर कहते हैं हाउ टू डिटरमिन व्हिच बुक इज बेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक। अच्छा सर्वर, ये जो डिटरमिन करना होता है ना कि कौन सी बुक किस टॉपिक के लिए बेस्ट है, दैट इज नॉट समथिंग जो कि आप अभी फ्रॉम स्क्रैच डिटरमिन कर सकते हैं, अनलेस आप सारी बुक्स को पढ़ के नहीं देख लेते। पढ़ के देखेंगे तब पता चलेगा ना कि कंटेंट में क्या चीज़ है। इसको डिटरमिन करने के लिए मैं गाइडेंस इसलिए देती हूँ क्योंकि आई हैव बीन थ्रू द प्रोसेस। मैंने वो बुक्स पढ़ी हुई हैं, बड़ा डिटेल में टाइम लगा के पढ़ी हैं, और मैंने पेपर्स को बहुत ज़्यादा स्पेशली ड्यूरिंग द पास्ट 2 years, उससे पहले 1 साल एज अ स्टूडेंट एनालाइज किया हुआ है कि देखें एग्जामिनर का क्या डिमांड है। ठीक है, CSS के अंदर कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं जिनके बारे में वो उनको हिट करता है, उन्हीं के बारे में वो बात करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके साथ वो अभी जैसे सर बात कर रहे थे करंट अफेयर्स में पाकिस्तान एंड इट्स नेबर्स पे सवाल लाजमी करेगा, फॉरेन पॉलिसी पे, इकोनॉमी पे, सोशल इश्यूज पे बात लाजमी होगी। तो हम उन्हीं चीज़ों को, पास्ट पेपर्स को अपनी कंपस नीडल समझते हुए निकाल लेंगे कि अच्छा ये टॉपिक्स जो हैं ये काफ़ी पर्टिनेंट हैं। कुछ टॉपिक्स जो हैं वो अगर टोटली यूजलेस हैं, डाउनराइट यूजलेस हैं, जैसे कि आपके पास अब बहुत ज़्यादा कुछ रेडिकल या एंटी स्टेट टॉपिक्स हो जाते हैं, उन पे सवाल करेगा नहीं, और अगर करेगा तो आप डॉज करेंगे, तो यू विल नॉट रीड अबाउट देम, आप उसे स्किप कर लेंगे। ठीक है, हम प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी की जैसे बात कर रहे थे, तो आपके लिए वहाँ पे उस बुक के अंदर पाकिस्तान एज अ प्रिजनर ऑफ इट्स ज्योग्राफी डील करना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया के साथ ज्योग्राफिकली क्या मसाइल आ रहे हैं, आप रशिया का CSS दे नहीं रहे, राइट। आप उनकी सरसरी नॉलेज रखेंगे कि आपके पास जो रशिया का साउदर्न एंड है वहाँ माउंटेन्स नहीं थी, सो इट वॉज ऑलवेज मोर प्रोन टू दी स्ट्रगल्स ऑफ यूरोप। यूरोप का वॉर होता था तो रशिया उसमें बिला वजह एम्ब्रॉयल हो जाता था, बट यू डोंट हैव टू गो इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ इट, बिकॉज आपका कोर सब्जेक्ट क्या है, पाकिस्तान है। ठीक है, तो आप उसमें से उसका सिर्फ एक चैप्टर 4 है, आप उसको पढ़ लेंगे। ये चीज़ें बुक के सारे डिटेल में कंटेंट पढ़ के अगर इफ़ यू विल स्टार्ट द प्रोसेस फ्रॉम स्क्रैच, आपको बहुत टाइम लगेगा, विच इज़ वाई आपके लिए ईजी ये है कि वो जो लिस्ट प्रोवाइडेड है आप उसको अवेल कर लें।
बुक्स सारी हैं, बहुत सारी हैं, शुरू से पढ़ने बैठेंगे और फिर पास्ट पेपर्स और सिलेबस के हिसाब से सेग्रीगेट करने लगेंगे ना, यू विल एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम. बट तरीका अगर आप जानना चाहते हैं तो तरीका उसका यही है जी. सर गोइंग ऑन पूछते हैं हाउ इज पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स इंटरलिंक्ड, आर दे क्वेश्चन किसने पूछा? गौहर ने क्वेश्चन पूछा कि इस पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स इंटरलिंक्ड. जी इंटरलिंक भी है लेकिन इंटरलिंक नहीं भी है. ये डिपेंड करता है कि आप टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हो, क्योंकि अंडरस्टैंड करें कि 2016 से पहले आपका जो सिलेबस होता था ना पाकिस्तान अफेयर्स का, वो आपका जो पेपर भी आता था वो प्राइमरीली ज्यादातर प्री पार्टीशन आता था, यानी 1947 से पहले ज्यादा पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर आता था. लेकिन अब जो है वो 2016 से ऑनवर्ड्स, अब आप अगर आप गौर करो तो अब आपके पास ज्यादातर सवाल जो है वो पोस्ट 1947 आते हैं. और जब वो पोस्ट 1947 क्वेश्चन देता है तो अल्टीमेटली बहुत सी चीजें ऐसी हैं, बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आप करंट अफेयर्स में भी पढ़ रहे होते हो और पाकिस्तान अफेयर्स में भी पढ़ रहे होते हो. आप इनका सिलेबस निकाल के सामने रख लो. फॉर एग्जांपल आप सिविल मिलिट्री रिलेशंस की बात करो, दोनों में आपको सेम नजर आएगा. पाकिस्तान एंड इट्स नेबर्स की बात करो, दोनों में सेम नजर आएगा. पाकिस्तान के डोमेस्टिक, पाकिस्तान के इकोनॉमिक, पाकिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज की बात करो, दोनों में आपको अल्टीमेटली जो है वो सेम आपके पास आइडिया नजर आएगा. पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करो, यानी करंट पाकिस्तान अफेयर्स में, दोनों में आपके पास जो है वो सेम चीज आपको अल्टीमेटली नजर आएगी. तो कहीं ना कहीं ये इंटरलिंक्ड तो हैं, लेकिन इनके अटेम्प्ट करने में डिफरेंस आता है. यानी कि अगर आपने पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर को अटेम्प्ट करना है तो आपके पास हिस्ट्री पे बात करना कंपलसरी है, ऑब्लिगेटरी है, राइट. लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स में किसी टॉपिक पे बात करते हो तो हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑप्शनल हो जाता है. डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्या उसके ऊपर हिस्ट्री पे जाना है एट द एंड ऑफ द डे या नहीं जाना. तो ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड भी है डिपेंडिंग अपॉन विच टॉपिक दैट यू आर स्टडिंग. लेकिन इनमें डिफरेंस कहां पर है, अटेम्प्ट करने में डिफरेंस आपके पास अल्टीमेटली आता है. सोर्सेस फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. अच्छा, सोर्सेज फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में अगेन इनके बारे में हम डिटेल में तो बात अभी नहीं कर सकते, एक एक बुक को खोल के नहीं बात कर सकते. लेकिन आपको मैं फिर से कहूंगी कि जो रिकमेंडेड बुक्स की लिस्ट है ना, वो बहुत मेहनत से कंपाइल की गई है और उसमें एक एक बुक का ये टॉपिक पढ़ लें, ये ना पढ़ें, ये यकीन करें इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी कि इवन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग तो हर कोई आके बता जाता था गवर्निंग द अनगवर्नेबल पढ़ लो, मलिहा लोधी को पढ़ लो. कैसे पढ़ लें, उसमें से क्या पढ़ना है, ये तो कभी किसी ने बताया ही नहीं. वाई? बिकॉज शायद लोग खुद भी पढ़े बगैर रिकमेंड, वो इट इज गेटिंग पास्ड डाउन द जनरेशंस कि ये पढ़ना है. कोई पढ़ के बता नहीं रहा है एक्चुअली अगलों को कि उसमें से ये पढ़ लो, राइट. सो इट वॉज अ वेरी लॉन्ग एंड टायरसम प्रोसेस जिसके बाद वो लिस्ट कंपाइल हुई है. आप उनमें से रिकमेंडेड बुक्स और सोर्सेज को लें, फॉलो करें, उनको देखें और वहीं से आप सोर्सेज के बारे में बात करें. हाँ, अगर हमें वर्बली बात करनी हो कि फिलॉसफी कहाँ से, कौन सी फिलॉसफी किस बुक से कर लें, यहाँ पे ये टॉपिक अच्छा लिखा है, उस बात में थोड़ी लंबी डिटेल हो जाएगी. दैट इज समथिंग जो कि फिर हम आपके साथ इंशाल्लाह क्लासेस में डिस्कस करेंगे. वजीहा पूछती हैं सर एंड मैम, व्हाट अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च पेपर्स एंड आर्टिकल्स इन सीएसएस. वजीहा, रिसर्च पेपर और आर्टिकल्स की ना बड़ी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि देखें एक चीज अंडरस्टैंड करें, और मैं इसमें थर्ड चीज ऐड करवाती हूँ, आपके पास यूट्यूब, ठीक है. अगेन ये चीजें भी रिकमेंडेड बुक्स के साथ मैंने लिखी हुई है, दे ऑल ऑफ देम गो हैंड इन हैंड. और व्हेन इट कम्स टू रिसर्च पेपर्स, जो क्वालिटी लेटेस्ट आपके पास लेटेस्ट टॉपिक्स के रिलेटेड क्वालिटी पेपर्स हैं, चाहे वो पेड हैं या अनपेड हैं, वो भी आपको हमारी बुक शॉप से मिल जाएंगे टारगेटेड टॉपिक्स के साथ साथ. देखिए, दो चीजें अंडरस्टैंड करें. आपके पास अगर किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में ग्राउंड फैक्ट्स और एस्टैब्लिश्ड रियलिटीज को अंडरस्टैंड करना होता है ना, तो यू गो फॉर बुक्स. जब आपको उनके बेस्ट लेटेस्ट आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं ना, गो फॉर रिसर्च पेपर्स, क्योंकि वो रिसर्च पर मबनी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है. वो आपको सिंगल नेशनल करिकुलम को ठीक करने के लिए ये रन ऑफ द मिल बातें नहीं करेंगे कि इसके अंदर स्कूल्स को बढ़ा दें, इसके अंदर यूनिफॉर्मिटी को खत्म कर दें. वो आपको ऐसी बातें करेंगे कि जैसे स्टेम साइंसेस की इनकॉर्पोरेशन है, ठीक है, जैसे कि टिंकरिंग का कल्चर है, स्टूडेंट्स के अंदर ये इनकॉर्पोरेट करें, ठीक है. उसमें आपके पास जैसे जॉन ड्यूवी का ये एनालिसिस था, चॉम्स्की मॉडर्न एजुकेशन के बारे में ये कहता है. ये ऐसी लर्नेड बातें आपको इन ब्रीफ एंड सक्सेंट फॉर्म मॉडर्न आर्टिकल से, रोज रोज की आर्टिकल्स की रीडिंग से और आपको रिसर्च पेपर से मिलते हैं. जहां आर्टिकल्स की बात आती है ना, एक बात याद रखिएगा, कभी भी पेड चीजों को सब्सक्राइब करके अपने पैसे मत जाया कीजिएगा.
यही तमाम क्वालिटी चीज़ें फ्री में भी मिल जाती हैं. मेरे एक टीचर थे मेडिकल कॉलेज में who used to say कि the best things in life are always for free. It's the second best that are expensive. तो when it comes to the best things in life, जो इकोनॉमिस्ट के फॉरेन पॉलिसी के अल जजीरा के पेड आर्टिकल्स हैं ना, वो हम आपको जो CEPI का वीकली बुलेटिन आता है उसमें फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं. वो बुलेटिन भी अगेन आपको बुक शॉप से भी मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन आप मैसेज करें आपको अभी मिल जाएगा. एंड देन वी आर ऑल्सो ट्राइंग आवर बेस्ट के एज सुन एज पॉसिबल आपके लिए एक वेबसाइट भी कंपाइल कर दी जाए जहां आपको ये सारे पेड आर्टिकल्स और बुलेटिन टारगेटेड फॉर्म में मिल जाएं कि अच्छा इस हफ्ते अल जजीरा में सिर्फ ये टॉपिक था जो CSS के लिए रेलिवेंट था. इवन डॉन जो है ना वो CSS के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है. वो अब ज़्यादातर आपके पास एवरीडे लोकल पॉलिटिकिंग के बारे में बात करते हैं विच इज़ नॉट बेनिफिशियल टू यू. ठीक है. वॉशिंगटन पोस्ट है तो उसमें ये 1 या 2 आर्टिकल्स आए थे इस पूरे हफ्ते में जो CSS PMS में मदद करेंगे. राइट. तो वो बुलेटिन है आपको कैंपस से भी मिल जाएगा, आपको फॉर फ्री ऑनलाइन भी मिल जाएगा. रिसर्च पेपर्स जो हैं अब उनका एक भरमार है. तो अगेन जिस तरह हम बुक्स में कहते हैं ना कि हैव समबडी टू गाइड यू कि इस बुक में से ये पढ़ लो, इसी तरह रिसर्च पेपर्स में यू कैन हैव अस टू गाइड यू कि ये पढ़ लें. इतना ज़्यादा उसको एक्सपैंड नहीं करना कि वो अनमैनेजेबल हो जाए, उतना ही करना है जितना कि डुएबल है और बेनिफिशियल है. ठीक है. तो इनकॉर्पोरेट देम एंड देन सम वेरी गुड बेनिफिशियल यूट्यूब चैनल्स एज वेल जो कि लिस्ट में मैंने फिर से मेंशन किए हैं. तमाम चीज़ें गुड लिसनिंग, गुड हेयरिंग, गुड रीडिंग मिला के आपको एक बेस्ट किस्म का, एक होलिस्टिक किस्म का अच्छा एनालिसिस देंगे. लास्ट क्वेश्चन जी. मैम, हाउ टू फॉलो न्यूज़पेपर्स फॉर CSS और PMS? न्यूज़पेपर्स के अंदर अगर आपने सिर्फ जनरली न्यूज़ को लेके चलना है ना तो एक कोई भी अच्छा न्यूज़पेपर पकड़ लें, लेकिन आपको दिन में 6 से 8 न्यूज़पेपर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती. टू कवर डैट एंड के आपको हर न्यूज़पेपर से अच्छे आर्टिकल्स मिल जाएं. आपको बुलेटिन दस्तयाब है, आप CEPI का वीकली बुलेटिन ले लिया करें, लेकिन जनरल न्यूज़ के लिए हैव जस्ट 1 पेपर बाय योर साइड. उसकी हेडलाइंस को पढ़ें, उसके फ्रंट बैक पेज को पढ़ें और उसके बिजनेस वाले पेज की हेडलाइंस को देख लें एंड देन यू आर गुड टू गो. सो जी जी थैंक यू. न्यूज़पेपर के अंदर एक चीज़ें जो है ना, एक आधी चीज़ जो है मैं और भी मेंशन करना चाहता हूँ उसके अंदर. जिस तरह कुछ स्पेसिफिक डेज होते हैं, उन स्पेसिफिक डेज के अंदर कुछ अखबारों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पास जो है अल्टीमेटली आती हैं. जिस तरह अगर आप मंडे का डॉन पढ़ते हैं तो मंडे के डॉन के अंदर आपको बिजनेस इनसाइडर का एक एक्स्ट्रा पेज मिलता है. वो वैसे आपको किसी और दिन नहीं मिलेगा. यानी सिर्फ मंडे का डॉन जो आएगा उसमें बिजनेस इनसाइडर का एक पेज आएगा जिसमें आपके पास वो बिजनेस रिलेटेड सारी खबरें आपको मिलेंगी, इकोनॉमी के रिलेटेड आपको सारी खबरें उसके अंदर अल्टीमेटली मिलेंगी. तो मंडे का डॉन आप जरूर पढ़ लें. उसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप फ्राइडे टाइम्स को जो है वो पढ़ सकते हैं साथ साथ. तो फ्राइडे टाइम्स जो आपके पास है वो फ्राइडे को ही आपके पास अल्टीमेटली आएगा, तो वो चीज़ उसके अंदर जो मेंशन कर सकते हैं. बाकी जिस तरह मैडम ने आपको बताया कि आपको वैसे ही वीकली बुलेटिन के अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली कुछ दिनों में पढ़ना चाहते हैं तो फ्राइडे टाइम्स को पढ़ लें. और अगर आप मंडे का डॉन जो है वो देख लें तो उसमें आपको इकोनॉमी के रिलेटेड बिजनेस इनसाइडर का पेज आपको मिल जाएगा, वहां से आप बात कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक यू टू ऑल द स्टूडेंट्स एज वेल कि आपने हमें ज्वाइन किया. हम यहाँ पे इस सेशन को वाइंड अप करते हैं और 10th को वी विल ऑल बी वेरी हैप्पी टू सी यू. 10th को सेमिनार है, वी वुड लव टू इंटरैक्ट विद यू और आपके क्वेश्चंस को हम पर्सनली लेना चाहेंगे. सो फ्राइडे को 6 PM वी आर हैविंग अ ग्रैंड सेमिनार न्यू कैंपस के ऊपर. आप उसकी लोकेशन व्हाट्सएप के जरिए ले सकते हैं और ऑनलाइन भी यू विल बी एबल टू ज्वाइन दैट सेमिनार. सो सी यू देन. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन. टेक वेरी गुड केयर एंड अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.